हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 जो कि सुदर्शना का जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हमारा तीसरा लेक्चर है। हम लोग ना एक और दो हम लोग पूरा खत्म कर लिया है, लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है। वो है, हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर ली थी कि जो नया पैटर्न आ रहा है हमारा एडुकेटी का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर में सवाल रखा हूं। तो दो नए चैप्टर जो है मैं इसमें ऐड कर चुका हूं। वो पहला तो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पे रहने वाले हैं अभी आज के मॉक टेस्ट के अंदर में, और दूसरा हमारे पास में स्टैटिस्टिक के सवाल। तो एक स्टैटिस्टिक का सवाल रहेगा और 3 से 4 हमारे पास में स्टेटमेंट बेस्ड के सवाल रहेंगे। और कल से मैं ट्राई और भी करूंगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी के भी हम लोग ऐड कर लें, और दूसरे जो भी चैप्टर जो नए चैप्टर आ रहे हैं जैसे, तो आपको स्टैटिस्टिक के और भी सवाल ज्यादा ऐड करूंगा मैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऐड करने वाला हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, नए नए जितने प्रिज्म पिरामिड तो वैसे भी ऐड करता ही हूं। तो हमारे पास में क्या है कि जो भी नया पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस सुदर्शना की मॉक टेस्ट सीरीज को आगे चलाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से नए जुड़ रहे हैं वो इस मॉक टेस्ट सीरीज को 10 मॉक टेस्ट जो मैं करवाने वाला हूँ वो पूरा खत्म कर लेना। आपको एग्जाम के अंदर में ये नहीं लगेगा कि यार नया कुछ पेपर आ गया, नहीं, मैं आपको पूरी आदत लगवा दूंगा, यहीं पे स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की भी आदत लगवा दूंगा, ठीक है। और आपको एक चीज और क्या करनी है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे। मेरे अगर फ्री नोट्स डाउनलोड करने तो वहां पे मिलेंगे, चाहे मॉक टेस्ट की ट्रैकिंग शीट करनी है तो वहां पे मिलेगी, आपको एक्सेल शीट वगैरह सब कुछ डाउनलोड करनी हो, चाहे आपको इसकी पीडीएफ, इसके नोट्स, उसको बाद जो भी आपको चाहिए सब कुछ वहां पे मिलेगा। वन शॉट के नोट्स आपके पास में, पीवाईक्यू सीरीज के नोट्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो। और इस वीडियो को जो देख रहे हो, आपको क्या करना है, मूवी की तरह देखना नहीं है, आपको 1 मिनट का टाइमर आपको पास में सेट करना है और उस 1 मिनट में करने का ट्राई करना है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, कोई भी सवाल को आपको 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपके स्कोर कितने आते हैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना है, स्कोर कितने आते हैं वो बताना ही है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ऑल द बेस्ट, और आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। देखिए ये हमारा जो सीरीज है वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ और 2025 के लिए है, और मॉक टेस्ट वगैरह हमारा है, और ये पेपर में छपने वाले जितने भी आपके सवाल है उस टाइप के हम लोग पैटर्न को रखने वाले हैं। 2025 के लिए हम लोग ये टारगेट करके कर रहे हैं, और हमारे पास में ये है मॉक टेस्ट नंबर 3, और हमारे एक और दो हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब हमारा जो आज चल रहा है वो है मॉक टेस्ट नंबर 3 जो हमारा लाइव है, और बाकी जो भी है वो भी हमारा जल्दी ही आ जाएंगे। और इसके अलावा क्या है, प्री और मेंस के अंदर में 50 आउट ऑफ 50 और 90 आउट ऑफ 90 का टारगेट लेके हम लोग कोई भी चीज करते हैं। तो आपको इस टारगेट के लिए जो भी कर सकते हैं मैं भी कर रहा हूं और आपको भी करनी है, ठीक है। बाकी हम लोग जैसे देखो, पहले सुदर्शना का पीवाईक्यू बेस सोचे थे, लेकिन अब हम लोग नए नए सवाल, एआई बेस सवाल भी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। और मैथ्स के अंदर में मेरे ऑलरेडी 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, तो जो डिमांड ऑफ द एसएससी रहती है तो वो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता दूंगा, और वहां पे आपको क्या क्या करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा। तो आपको बस आपको मेहनत करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको कमेंट के अंदर में अपने मार्क्स बताने हैं। आपको वापस बता देता हूँ, कमेंट के अंदर में मार्क्स बताने हैं, वीडियो को पॉज कर करके आपको सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और एक चीज ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ बी इज 56.25% मोर देन दैट ऑफ द टाउन ए। टाउन ए से इतना परसेंट ज्यादा है बी की पॉपुलेशन। फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय द x% पर ईयर इन द and that of the B decreases by the same percentage per year after 2 years if the population of A and B becomes equal then the value of the X is। तो अब हम लोग को ये क्या बोल रहा है, 56.25%। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं 56.25% कितना होता है। ये 6.525 का मल्टीपल है, लेकिन ऐसे आपको नहीं दिखेगा, तो आप क्या करो कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 50 प्लस 6.25%। तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 6.25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/16। अब हम लोग इसको अगर करेंगे तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/16 भी लिख सकते हैं, प्लस 1/16, तो मतलब ये हो गया हमारे पास 9/16। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज इतना परसेंट मोर देन दैट ऑफ द टाउन ए। तो टाउन ए है मान लो, और ये है बी। तो टाउन ए की पॉपुलेशन अगर मान लो 16 है तो उससे 9 ज्यादा है हमारे पास में ये। तो 16 में 9 जोड़ोगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। तो अगर इसकी 16 है तो इसकी 25 है। फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाई x%। अब सोचो x% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना है तो मान लो कि मैं फ्रैक्शन के अंदर में इसको x% न मान के x मान लेता हूं, एकदम फ्रैक्शन लिख देता हूं। क्योंकि अब देखो, जैसे a की पॉपुलेशन को, 16 की पॉपुलेशन को x% से इंक्रीज करना है, तो मैं एक मान लेता हूं 1 प्लस x। जैसे मान लो कि 10 को, जैसे मान लो कोई 10 है, 10 को 11% इंक्रीज करना है, तो हम लोग इसको ना 1.11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं कि 10 में 1 में 0.11 अगर करेंगे, जैसे कि ये 1 क्या है, 1 फ्रैक्शन का मतलब होता है 100%, मतलब कि 10 तो है ही, लेकिन 0.11 ये एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब 11% हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो ये फ्रैक्शन में है, तो मैं x% ना लिख के x लिख देता हूं, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन में मान लेता हूँ ये 100%, और ये हमारे पास में फ्रैक्शन में x, ठीक है। जो ये यहाँ पे लिखा हुआ ना 100% को तो मैंने 1 लिख दिया, और इसको मैंने x लिख दिया, ठीक है। ये फ्रैक्शन में लिख रहा हूं। अब एक बार अगर ये हो रहा है 1 प्लस x, तो 2 बार हो रहा है ना, तो 2 साल के लिए है।
2 ईयर है ना, तो 2 साल के लिए तो ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 25 को अगर मैंने डिक्रीज किया, ये क्या बोल रहा है कि 2 साल में ये हो जाता है सेम बाय द सेम परसेंटेज पर ईयर, देन द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी बिकम इक्वल, इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। जब हम लोग के पास में ये यहाँ पे डिक्रीज होता है, ये बोल रहा है ना कि x% से ये क्या हो रहा है, बी क्या हो रहा है, बी तो डिक्रीज हो रहा है। सेम अमाउंट से अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास में ये 2 साल के बाद में बराबर हो जाती है, बस कुछ नहीं। अब हम लोग को दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 4 1 प्लस एक्स, ये स्क्वायर स्क्वायर सब बढ़ जाएगा, 5 1 माइनस एक्स। तो यहां से देखो 5 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया 5x और ये 4x 9x, तो 9x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/9, और 1/9 का मतलब होता है 11.11%। समझ में आया? तो ये आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि x की वैल्यू हम लोगों ने फ्रैक्शन में ले ली, तो हम लोग पास ये फ्रैक्शन में आंसर आ गया। परसेंटेज में लेते तो परसेंटेज में आंसर आता, सीधा यही आता आंसर, लेकिन वो क्यों करना है, वो करते ना, अगर परसेंटेज लेते तो 100/9 आंसर आता, तो 100/9 को सोल्व करते तो वही आता है 11.11%। बात तो वही है, तो वही चीज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लेके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला सवाल। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर, इस नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द x, x का कौन सा फैक्टर नहीं है। तो अब हमारे पास में क्या हो गया कि देखो, जब भी बोला जाता है ना कि भाई किसी नंबर से विभाजित किया, सबसे बड़ी नंबर कोई न कोई सबसे बड़ी नंबर से विभाजित किया और प्रत्येक मामले में समान शेष बल रहा, तो रिमाइंडर जब सेम होता है ना, तो हमारे पास में क्या करना रहता है कि जैसे 955 दिया है, 1027 दिया है और हमारे पास 1075 दिया है, तो अगर हमारे पास में रिमाइंडर सेम है, अगर हमारे पास में रिमाइंडर सेम है, तो हम लोग को क्या करना रहता है, एचसीएफ निकालना रहता है। लेकिन एचसीएफ किसका, इनका नहीं, इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकालना रहता है। ठीक है, अब देखो इनका और इनका डिफरेंस लो, इनका और इनका डिफरेंस लो, और लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस लो, तो तीनों का जो डिफरेंस रहता है ना, उनका एचसीएफ निकालना रहता है। तो मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 27 और ये हो गया 45, तो ये हो गया आपका 7 12 का 2 7 का 1 4 5 7 72, तो ये हो गया हमारे पास में 72। ठीक है, अब इन दोनों का करो, इन दोनों में 5 में से ये हो गया 8, और ये हो गया हमारे पास में 6 में से 2 गया 4 48, और इन दोनों का डिफरेंस करो, 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 75 और 45 हो गया ना 80 और 120। ठीक है, तो ये हमारे पास में इन दोनों का अंतर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर क्या क्या गया, 72 48 और 120। अब हम लोग अगर इनके डिफरेंस का एचसीएफ ले लें, अगर हम लोग इसके डिफरेंस का एचसीएफ ले लें, तो वो नंबर आएगा, वो नंबर आएगा जो कि इन तीनों को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर देगा। तो ये चीज प्रोसेस याद कर लो, जब भी कोई हमें सेम रिमाइंडर का सवाल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस का एचसीएफ ले लेंगे, डिफरेंस का एचसीएफ। अब इन तीनों का एचसीएफ क्या होता है, 24, 24 से बोलते हैं 24 दूना 48 और 24 120, तो 24 हमारे पास में एचसीएफ आ गया, तो एचसीएफ क्या आ गया, 24 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, निम्न में से कौन सा x का गुणांक नहीं है, तो x की वैल्यू तो 24 आ गई, तो मुझे बताओ कि x का कौन सा फैक्टर नहीं है। 6 के पहाड़े में 24 आता है, आता है, 4 के पहाड़े में 24 आता है, आता है, 8 के पहाड़े में 24 आता है, आता है, 16 ही तो नहीं है, बस हो गया आंसर, खत्म। चलो आगे, 3 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 18.18% लॉस, 20% प्रॉफिट, इतना परसेंट रेस्पेक्टिवली, सेलिंग प्राइस इज सेम, सेलिंग प्राइस इज सेम for all the 3 article and he made an overall profit of the RS 650, then find the total CP of 3 article together। अब एक चीज समझो, अब हम लोग को बोल रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस सेम है, पहले सेलिंग प्राइस सेम छोड़ो, पहले तो ये परसेंटेज बताओ कैसे लिखते हैं। 18.18% क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/11। समझ में आया, 18.18%, 18.18% क्या होता है, 2/11। 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, इतना तो आपको आता ही है। और 14.28% क्या होता है, 14.28% क्या होता है, ये होता है 1/7, इतना समझ में आ गया। तो ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है कि भाई कि ये बोल रहा है कि 3 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट इतना की लॉस, लॉस मतलब 11 पे 2 का लॉस, 11 पे 2 का लॉस मतलब अगर सीपी और एसपी का हम लोग अगर रेशियो लें, तो 11 की चीज को उसने 9 में बेचा है, यही हुआ ना, 11 पे 2 का लॉस मतलब 11 की चीज को 9 में बेचा है। 20% का प्रॉफिट मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 5 की चीज को 6 में बेचा है। ठीक है, अब बोल रहा है इतना परसेंट का प्रॉफिट मतलब कि 7 की चीज को 1% 1 के लाभ पे बेचा है, मतलब 7 की चीज को 8 में बेचा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मर काटना हो तो काटा काटी हो रहा हो तो नहीं कट रहा है, तो वैसे काट काट के मतलब काटा काटी तो क्यों ही करेंगे। अब देखो 9 6 और 8 इन सबको हम लोग को क्या करना है, एलसीएम, हमारा एलसीएम लेके हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। अब एलसीएम हमारा इस सबका क्या आएगा, 72, तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास क्या बोल रहा है, एसपी हमारा सेम है, तो एसपी तो हमारे पास अलग अलग है, 9 6 और 8 अलग अलग है, तो हम लोग इसको सेम बनाएंगे। इसको सेम बनाने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, 12 के 72 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं,
8 9 72, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हुआ, तो हमारे पास में क्या हुआ कि ये हमारे पास में अब एसपी जो है हमारे पास में सेम बन चुका है, 72 72 72 तीनों बन चुका है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करके एक चीज समझो, मेरी बात को अच्छे से समझना। अब मल्टीप्लाई करके डिफरेंस नहीं लेना है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट इसने कितना कमाया, 650 का प्रॉफिट कमाया। तो देखना मैं कैसे ट्रिक से कैलकुलेशन को अवॉइड करता हूँ, समझना। तो जैसे देखो 11 8 88 होगा और 8 9 72 होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग सीपी को पूरा जोड़ेंगे, फिर एसपी को पूरा जोड़ेंगे और एसपी में से सीपी घटाएंगे, तो हमारे पास में जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 650 के बराबर करेंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड कर देंगे। इसको कैसे अवॉइड करेंगे, हम क्यों ना देख लें कि 11 और 9 का डिफरेंस कितना है, -2 का डिफरेंस है ना, और 5 और 6 का क्या है, +1 का। याद रखना मैं किधर से किधर ले रहा हूं, इसमें एसपी में से सीपी घटा रहा हूं, एसपी में से सीपी घटा रहे तो ये -2 का डिफरेंस है, और 6 से 5 में +1 का डिफरेंस है, और 7 से 8 में भी +1 का डिफरेंस है। तो अब एक चीज सोचो कि भाई कि अंतर है, अगर ये 8 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा तो अंतर भी तो 8 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास में ये जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है, -16, और इसका डिफरेंस कितना है, +12, मतलब 12 के 12 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई डिफरेंस भी हो जाएगा, ये हो जाएगा +9। तो हमारे पास में जो ये सब जोड़ने के बाद सीपी पूरा टोटल मल्टीप्लाई करके जोड़ना और एसपी मल्टीप्लाई करके जोड़ना, इन सब के बाद में जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों का वापस एसपी माइनस सीपी करेंगे तो वो इसी के बराबर ही होगा। तो इन सब की वैल्यू हम लोग को क्या दे रखी है, 650, क्योंकि ये बोला ना यही तो प्रॉफिट या लॉस है, यही तो प्रॉफिट या लॉस है। तो हम लोग ने तीनों का प्रॉफिट या लॉस ले लिया, बस ध्यान रखना साइन लेना मत भूलना। तो हमने क्या लिया, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 650 है, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो हमारा ये दे रखा है रेशियो के अंदर में, तो हमारा 650 दिया है, तो कितना हो गया, 12 और 9 क्या हो गया, ये हो गया -4, ये हो गया 5, तो 5 की वैल्यू दे रखी है 650, तो 1 की वैल्यू हो गई 130। तो अब हमारे पास क्या बोला, तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग क्या होगा। क्रय मूल्यों का योग करने का मतलब है अब हम लोग को ये तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 11 8 88, सीपी का योग करना है तो जोड़ दो, 11 8 88 12 60, और ये हो गया 9 7 63 63। तो ये हो गया 8 9 10 11 का 1, ये और असल का 1, और 8 और 6 14 और 6 20 और 21, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया इतना 211। तो 211 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 211 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 130 इंटू 211। वेट ए सेकेंड ना, तो हमारे पास में क्या होगी, 200 ये हो गया ये, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3, क्योंकि देखो जीरो तो बचेगा, जीरो के बाद में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास में आंसर, यही बचा ना, ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो 27,430, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे स्टडी द गिवन ग्राफ। अब क्या बोल रहा है, 2013 14 और 18 में कंपनी द्वारा कंप्यूटर, क्या बोल रहा है, 2013 14 और 18 ये जो 3 है, इसमें कंपनी द्वारा कंप्यूटर का कुल निर्यात, इसमें कंप्यूटर द्वारा कंपनी का कुल निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, तो इन तीनों के अंदर में जो एक्सपोर्ट है 13 14 और 18 का एक्सपोर्ट कितना है, 140, और 14 के कितना है 240, और 18 के कितना 270, इन सबको जोड़ देते हैं। तो 4 और 4 8 और 7 15 का 5, हसल का 1, हसल का 1 हो गया, 2 और 1 3, 3 4 5 और 6 650। तो 650 का मेरे पास में ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया पूरा पूरा, 200 200 400 500 4 4 8 और 7 15, ये हो गया, ठीक है। तो 650 का हमारे पास में एक्सपोर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, 15 से 17 तक कंप्यूटर के कुल उत्पादन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। तो 2015 से 17 मतलब 15 से 17 मतलब यहां से लगाकर यहां तक, ये 3 में, इसमें कुल उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से कितना कम था, तो प्रोडक्शन जोड़ देते हैं। प्रोडक्शन कितना हुआ 2015 से, ये एक तो हो गया 300, एक हमारे पास में 300 दिया हुआ है, और एक हमारे पास में क्या दिया हुआ है 290, और एक हमारे पास दिया हुआ है 340। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में पहला तो 0 ही हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया 9 और 4 13, 13 का 3, हासिल का 1, और ये हो गया 3 और 3 6 और 3 9, तो हो गया 930। तो इतना समझ में आ गया होगा अब आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ये क्या बोल रहा है, इससे कितना प्रतिशत कम था, तो कम कितना था, तो कम कर देते हैं 0, और 13 में से 5 गया तो ये हो गया 8, और ये हो गया 8 में से गया 280 कम था, और कितने में से 930 का, 930 का 80% कम करेंगे तो हम लोग क्या कर दो, बस ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में कितना बना 13 93 का हम लोग 7 21, 3 गुना, तो ये हो गया लगभग लगभग 3 गुना ही तो है, क्योंकि हमारे पास 3 3 9 29 27, 279 होता है ना 3 गुना, तो ये तो 280 है, तो 30.1, बस खत्म हो गया, ये तो आंसर हो गया। चलो आगे लगभग कर देना है, ध्यान रखना 30.1 लिख देता हूँ, लो 30.1, बस आगे ABC आर पाइप अटैच्ड इनटू ए सिस्टम, सिस्टम से अटैच किए गए। A एंड B कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। A एंड B क्या करते हैं 20 एंड 30 मिनट में भर सकते हैं।
while C can empty the tank in the 15 minutes, तो C कितने में कर सकता है 15 मिनट में एम्प्टी कर सकता है। If A B C be kept open successively इनको ओपन किया जाता है, मतलब पहले ही किया जाता है फिर B P C for 1 minute each, हर किसी को एक एक मिनट के लिए ओपन किया जाता है। तो अब क्या बोल रहा है, हाउ मच विल द सिस्टर्न बी फिल्ड, तो सिस्टर्न है ना, हाउ सून विल द सिस्टर्न बी फिल्ड, मतलब कि कितने समय के अंदर में सिस्टर्न भर जाएगा। तो बस बहुत इजी सवाल है, बस ध्यान रखना कि सक्सेसिवली, ये मेंस के अंदर में भी सेम टू सेम है ना सवाल आया था, इसी टाइप का सवाल आया था मेंस 2024 के अंदर में, ध्यान रखना। तो हमारे पास में क्या हुआ, इस टाइप का है तो हम लोग को केयर करना होता है एक चीज का, वो मैं बताऊंगा अभी। तो अब हम लोग क्या लेते हैं, इसका एलसीएम ले लिया 60, 20 दिया 60 और ये हो गया 2 और ये हो गया 60, ये हो गया ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव में, ध्यान रखना ये माइनस के अंदर में है, बाकी सब है ना इनलेट है और ये आउटलेट है, ध्यान रखना। अब हमारे पास में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एक मिनट के लिए किया जाता है। तो अब मुझे बताओ कि पहले मिनट के लिए 3 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर तीसरे मिनट में -4 चलेगा, 3 4 5 और 5 में से 4 गया 1, तो मतलब पूरा टोटल 3 मिनट के अंदर में, टोटल 3 मिनट के अंदर में तो 1 लीटर ही भरा, क्योंकि ये 3 और 2 तो भरा और 4 वापस खाली कर दिया, तो हमारे पास में टोटल 3 मिनट में कितना भरा, 1 लीटर भरा। लेकिन अब हमें बोल रहा है कि भाई हमें तो टोटल 60 लीटर भरना है। तो देखो गलती क्या होती है वो समझना पहले। तो टोटल हमें 60 लीटर भरना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 60 कर देते हैं मल्टीप्लाई और इसको 60, मेंस के अंदर में बहुत जनों ने ये किया था। तो ये क्या क्या 60 कर दिया, तो ये बोला 60 लीटर बराबर 180 मिनट, और मान लो ऑप्शन के अंदर में ऐसा दिया हुआ है तो पूरा गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि इस तरह से नहीं होता है। जब भी हमें बोला जाएगा ना कि भाई कि हमारे पास में, क्योंकि क्योंकि ये तीनों साथ नहीं चल रहे हैं, एकदम साथ चल रहे होते हैं तो तुम्हारे पास में इस तरह से आप कर सकते थे, लेकिन ये साथ नहीं चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इससे पहले ही टैंक भर जाए, पूरा 60 लीटर हम लोग तीनों को चलाने से पहले ही भर जाए। कैसे बताता हूं, समझना कि भाई कि 3 2 और 4 है, तो इन सब इनका जोड़ हमारे पास में क्या हो रहा है, मैक्सिमम जोड़ कितना हो रहा है, 3 और 4 5, 5 में से 4 घटा के तो वापस से 0 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाओगे तो मतलब 1 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम हमारे पास में जोड़ कितनी आ रही है, 5। तो हम लोग को ना डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके एकदम लास्ट तक नहीं पहुंच जाना है, हमें उतना तक ही पहुंचना है जितना कि इनका जोड़ बच रहा हो। जैसे 5 बच रहा है, 5 है ना, ये 5, इन तीन इनका मैक्सिमम जोड़ कितना है, मैक्सिमम कोई भी दो संख्याओं का मैक्सिमम जोड़ कितना है, 5 है। तो हम लोग इसका 5 कम तक ही लेके चलेंगे, मतलब कि 60 नहीं भरवा के पहले 55 तक ही भरो, उसके बाद आपको असली कहानी आपको समझ में आएगी। 55 तक ही भरो। 55 तक भरने का मतलब क्या हुआ कि इसको मैंने 55 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मैंने 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आगे समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो 55 या 165 होता है, तो 165 मिनट तो ये हो गया, 165 मिनट के अंदर में 55 लीटर भरेगा, ये तो ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट मिनट कौन चलेगा, आप समझो कि भाई 100, ये 3 3 का जोड़ा है, मैंने तीनों को चला लिया, 3 मिनट के अंदर में ये एक भर रहा है, तो 3 3 का, तो अब हमारे पास में सी चला है। अब हमारे पास में जो नया राउंड आएगा उस नए राउंड में ये चलने वाला है, ए चलने वाला है, यही चलने वाला है ना। नेक्स्ट मिनट कौन चलेगा, क्योंकि 3 3 के जोड़े के अंदर में एबीसी चल रहे हैं, फिर एबीसी चल रहे हैं, फिर एबीसी चल रहे हैं, तो ये तो 3 3 का जोड़ा ही है, ये तो पूरा 3 3 का जोड़ा ही है। तो हमारे पास सी चल चुका है, अब हमारा नेक्स्ट बारी है ए की। तो अब नेक्स्ट बारी जब ए की है तो +1 अगर मैं मिनट और करूं, +1 मिनट, मतलब अब जो नेक्स्ट मिनट है, तो इस नेक्स्ट मिनट के अंदर में तो ए चलेगा और वो ए कितना भर देगा, +3 लीटर भर देगा, ये भरने वाला है ना +3 लीटर, मतलब अब हमारे पास में कितना भर गया, 55 और 3 58 भर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट एक्स्ट्रा वाला नेक्स्ट वाला चलेंगे, तो इस नेक्स्ट मिनट में ये 2 वाला चलेगा, तो ये 2 भर गया, ठीक है, ये 2 भर दिया। अब हमारे पास कितना भर गया, 55 और 3 58 और 2 60, लेकिन भरना कितना था, 60 ही तो भरना था, तो 60 लीटर तो हमारे यहीं पे भर गया ना। तो हमारे पास मिनट कितना है, 65 66 67, तो 167 मिनट, तो 167 मिनट के अंदर में 60 लीटर भर गया, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 47 2 मिनट आर और 47 मिनट, ठीक है। 120 मतलब हमारे पास में हो गया 2 घंटा और 47 मिनट ऊपर हो गया, तो 100 ये हमारे पास 2 आर और 47 मिनट के अंदर में 60 लीटर की टंकी भर जाएगी। मान लो सपोज करो कि हमारे पास में 60 ना होके हमारे पास 62 होता, सपोज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, 62 होता तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग है ना इसके अंदर में तीसरा वाला चलाते हैं, तो क्या होगा, 1 मिनट और चलाते तो फिर -4 होता, -4 होता, तो इसका मतलब क्या होता कि 60 में से -4 मतलब फिर से 56 पे आ जाता, फिर वापस से 1 मिनट और चलाते तो हमारे पास में, लेकिन इस केस के अंदर में जैसे 62 होता ना, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 और 4 5, तो हम लोग क्या करते हैं 57 तक पहले ही ले आते, ठीक है, 5 माइनस करके, जैसे मैंने 55 तक लेके आया ना, तो वैसे आप 57 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ले आते, ठीक है। तो हम लोग एक एक मिनट कर करके आपको करते रहना है, ट्राई करते रहना है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो इस तरह से करना है, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना, मेंस के अंदर में बहुत जनों ने गलती की थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके गड़बड़ हो जाएगा था। उसका आंसर 47 था। आगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन द सर्टेन सम ऑफ द फॉर द 3 इयर्स इज 8.181 एट 3% पर एनम, देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करना है, तो इसका बहुत ही अच्छे से, बहुत शानदार फॉर्मूला और सिर्फ आपको नॉर्मल फॉर्मूला की तरह से आपको करना है। देखो एसआई हमारे पास में अगर 3 साल का है, 3 साल का एसआई होता है और हमारे पास 3% पर एनम है,
तो 3% से 3 साल का 3 इयर्स का एसआई कितना होगा? एसआई कितना होगा? 3 9% होगा। इतना तो समझ में आ गया। 3% से 3 साल का सीआई कितना होगा? सीआई का फॉर्मूला पता है ना, 3% हमारे पास में 3 साल के लिए बढ़ाता है तो हम लोग के पास में सक्सेसिव क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 10,000। ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास 3 सक्सेसिव का, लेकिन हमारे पास में एबीसी मतलब तीनों साल 3-3% है तो तीनों बराबर है, तो 3-3-3 तो 3-3 6 और 3 9 प्लस 3-3-9 ये हो गया 27। 27 में 100 का भाग देंगे तो 0.27, ठीक है। प्लस ये भी 27 हो गया, 27 में 10,000 का भाग देंगे तो 0.0027, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये कितना हो गया? 9.2727, ठीक है। अब हमारे पास में ये परसेंटेज बना सीआई का 3 साल का। अब हम लोग हमारे पास में इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0.2727%। तो इसकी वैल्यू हम लोग के पास में दे रखी है 8.180, तो 8.181 सॉरी। तो मूलधन कितना होगा? मूलधन तो हमेशा 100% रहता है, 100% मूलधन रहता है ना। तो अगर इतना ये है तो 27-81 होता है, तो हम लोग को जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है। 3 बार कट रहा है ये सब कुछ 3 बार, तो हमारे पास में 3 से आगे जितना भी जीरो लगाना हो तो लगा देना। बस ये हो गया हमारे पास में आंसर। समझ में आ गया ना? तो 1% की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे और फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 30 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 3000, ठीक है। बस हम लोग को 3 तक ही सॉल्व करना है, उसके बाद में आगे नहीं करना। आगे पता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जीरो ही बढ़ेगा और ज्यादा क्या ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आगे क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन यूनिवर्सिटी इन वेरियस फील्ड इज 5000। 5000 हमारे पास में टोटल स्टूडेंट हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर में आए हैं। तो बोल रहा है इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ द बॉयज इकोनॉमिक्स में कितना है? 56%, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्याओं का कितना परसेंट है? मुझे बताओ। कुल क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन द इकोनॉमिक्स टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर में स्टूडेंट्स का हमारे पास में नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स से क्या रेशियो है? तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए पहले तो बहुत ही अच्छे से। तो हमारे पास में क्या देगा? एक विश्वविद्यालय में विभिन्न संख्या में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5000 है। तो ये भी आपको नंबर हमारे पास में यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या बचा है? पूछा है कि रेशियो पूछा है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड फोन आ रहा है, एक सेकंड। हम देखिए, तो हमारे पास में क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ द बॉयज दिया हुआ है 56%। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ द बॉयज अगर 56% है तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी पूछा, टोटल विद्यार्थियों के साथ में हमारे पास में क्या रेशियो होगा? तो मुझे बताओ टोटल विद्यार्थी क्या होता है? बॉयज प्लस गर्ल्स, यही होता है इकोनॉमिक्स में। वो टोटल क्या होंगे? बॉयज प्लस गर्ल्स। तो हमारे पास 56 ये है तो 44 वो होगा, तो टोटल तो 100% ही होता है। तो कुल मिला के 100% में ही तो 56 बॉयज है, तो हमारे पास बाकी गर्ल्स बच गई। तो बस इसके साथ रेशियो ही तो लेना था, बस काट दो। 25 चौका 100 और ये हमारे पास हो गया 28, 28 का 14, 14 56, तो 14 रेशियो 25 कहां दिया भाई? ये रहा। बस हो गया आंसर। इतना हल्का सा सवाल है, बस कंफ्यूजन नहीं होना है। अब ये सवाल अच्छा है, अगर पैटर्न पता है आपको तो आप कर लोगे। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 18 की पावर माइनस z, देन विच वन इज द करेक्ट? तो इस सवाल को सॉल्व करने का आपको बहुत ही आसान तरीका क्या है वो थोड़ा समझने का ट्राई करना। तो अब हमारे पास में इसको कैसे करते हैं वो थोड़ा समझना। मैं आपको चीजें बस ट्रिक बता रहा हूं, आपको वो फॉलो करनी है। आपको क्या करना है? अगर 2 दिया है, 3 दिया है और 18 दिया है, तो आपको क्या करना है कि इनका 18 को है ना 2 और 3 में तोड़ना है। तो 18 को अगर मैं 2 और 3 में तोड़ूं तो मुझे बताओ 18 बराबर क्या होगा? 2 और 3 में तोड़ू तो क्या होगा? 9 दूनी 18 हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? 2 की पावर 1 लिख दो, 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 18 की पावर 1। ये होता है कि नहीं होता है? सबकी पावर लिख देनी है, 1 हो तो 1 लिख दो, 2 हो तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, माइनस में है तो माइनस में लिख दो। कुल मिला के इस हिसाब से तोड़ना होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किस तरह से करें कि 18 आ जाए। देखो अभी तो इतना इजी है, हर बार इतना इजी नहीं होगा, ध्यान रख लेना। क्यों कैसे इजी नहीं होगा? जैसे मान लो ये दिया हुआ है 18 ना देके 1/18 दिया होता, तो अब हम लोग क्या करते हैं? 1/18 को हम लोग लिखते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/3, यही लिखते मतलब 1/2 का पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 1/18, इस तरह से लिखते थे। अब हम लोग 2 और 3 में ही लेके आना, तो हम लोग फिर पावर उल्टी कर देते, 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -2 बराबर 18 की पावर -1, या फिर 1/18 अगर पूरा लिखा हुआ होता तो 1/18 की पावर 1। तो कुल मिला के हम लोग इस तरह से हम लोग है ना पावर को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। कैसे भी करके बराबर बनाना होता है। इधर में जो लिखा हुआ है उन दोनों को इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा सुनो, 2 की जो पावर है, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों की पावर को क्या करना है? बस रेशियो में लेना है। कैसे लेना है मैं बताता हूँ, वो समझना कि इस 2 की पावर कितनी है? 1 है, और जो सवाल में दी हुई है उसकी पावर कितनी है? x है। तो 1/x लिखना है,
इसकी पावर बटा इसकी पावर, ना कि इसकी, यहाँ x बटा 1 नहीं, 1 बटा x, पहले इसकी लिखनी है फिर इसकी लिखनी है, तो 1 अपॉन x। फिर ये जो लिखा हुआ है 3 का पावर कितना है 2, यहाँ पे 3 का पावर कितना है y, तो 2 बटा y लिखना है। इन सब के बीच में प्लस लगाते चलना है, ध्यान रखना प्लस। अब ये इक्वेशन जिस तरह से है उसी हिसाब से देखो, 1 बटा x बराबर 2 बटा y बराबर लिखना है। उसके बाद में ये जो ये तीसरा वाला है ना, जो इसके बराबर में था, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में था, तो यहाँ पे बराबर लिख देना है। और ये जो है इसमें 1 की पावर 1 बटा क्या है माइनस जेड, 1 अपॉन माइनस जेड, बस ये होता है हमारे पास में आंसर। 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा वाई, अब इधर भेज दो तो प्लस 1 अपॉन जेड बराबर 0। क्या बचा, कहां पे है, 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर 0, ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है किस तरह से लिखना है। ये बीच में प्लस लगाना है और इसकी पावर 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा वाई बराबर 1 बटा माइनस जेड, इस तरह से लिखना है और ये आंसर आ जाएगा आपका। अब ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, जो नए पैटर्न के हिसाब से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपको कैसे लगे, ताकि मैं और इस तरह से आपके अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लेके आता रहूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बताना है कमेंट के अंदर में। आगे चलो आगे करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए नंबर। अब नंबर के लिए ना को हमारे जो स्टेटमेंट दिए हुए वो समझो। द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। किन्हीं तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक को प्राकृत बोल सकते हो, ठीक है, किन्हीं तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाज्य होता है। अब समझो कि कोई भी अगर संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगी, वो 3 से भी डिविजिबल होगी। अब अगर हम लोग तीन कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लें, जैसे तीन कोई भी ले लो, 5 6 7 ले लो, तो अगर तीन कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लें, कोई भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर लें, तो ये क्या बोल रहा है प्रोडक्ट, तो इन सबका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो ऑब्वियसली वहां पे तीन कंसेक्यूटिव नंबर में कोई ना कोई तो नंबर इवन रहेगा ही रहेगा ना। ये तो मानते हो कोई ना कोई नंबर तो इवन रहेगा ही रहेगा ना। तो अगर कोई ना कोई नंबर इवन है तो वो 2 से तो कटेगा ही कटेगा ना, क्योंकि इवन नंबर तो हर दूसरे स्थान पे आता है। तो अगर मैं 3 ले रहा हूं तो कोई ना कोई इवन नंबर तो आ ही जाएगा ना। जैसे ये आ गया, 6 7 8 लेता तो 2 इवन नंबर आ जाते। तो कहने का मतलब कोई ना कोई तो इवन नंबर आ ही जाएगा ना आगे। तो ये 2 से कट गया, अब बची है बारी ये 3 की। तो 3 से अगर कोई भी संख्या डिविजिबल है तो वो हर तीसरे नंबर पे तो आएगी ही आएगी। इतना समझ में आ रहा है। जैसे कि 1 2 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। 4 5 6, तो 6 वाला ये 3 से डिविजिबल है। तो हर तीन जोड़े के अंदर में एक संख्या ऐसी जरूर होगी जो 3 से कटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीन का जोड़ा है ना हमारे पास में, 2 का जोड़ा होता तो जरूरी नहीं है। 2 का जोड़े में जैसे कि मैं मान लो कि बोलूं कि 7 और 8, तो 7 और 8 के अंदर में 3 से कोई नहीं डिवाइड होता, लेकिन 3 जोड़ा जैसे ही लूंगा तो 9 ले लूंगा, तो ये 9 तो कट रहा है ना। तो कहने का मतलब 3 संख्या अगर मैं ले रहा हूं तो वो एक संख्या जरूर होगी जो 3 से कटेगी। ठीक है, और दो से तो कटनी ही कटनी है, क्योंकि इवन नंबर तो हर दूसरे स्थान पे आता है। तो कहने का मतलब 6 से डिविजिबल होगा। तो ये तो हमारे पास में सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं, समझ में आ गया। तो कोई भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास में क्या होगा। और ध्यान रखना कि प्राकृतिक नंबर पूछा है, प्राकृतिक नंबर, ठीक है, नंबर पर प्राकृतिक नंबर, ये नेचुरल नंबर। ठीक, आगे एवरी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर का एवरी पेयर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है ये पता है ना। जैसे कि 3 के बाद में 5 आता है तो ये दोनों प्राइम भी है और एक छोड़ के प्राइम है। सिर्फ एक संख्या छोड़ के अगर कोई भी संख्या प्राइम होती है तो उनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे प्राइम तो जैसे मैं बोलूं कि जैसे 31 के बाद में 37 भी है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके बीच में बहुत सारे नंबर है। सिर्फ अगर एक का अंतर होता है ना तो वो हमारे पास में ट्विन प्राइम नंबर होती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एवरी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर p प्लस 2 की फॉर्म में, मतलब ट्विन प्राइम मतलब p और उसमें 2 जोड़ दो, तो ये होता है। जहां पे अगर p 3 से ज्यादा है तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि दैट देयर सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12। तो बोलता है ट्विन प्राइम नंबर अगर है और उनका अंतर अगर हमारे पास में मतलब ट्विन प्राइम नंबर में तो 1 2 का ही अंतर रहता है। तो अगर हमारे पास में कोई भी ट्विन प्राइम नंबर है और अगर उसके अंदर में इस p की वैल्यू 3 से ज्यादा है, अगर इस p की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो वो हमारे पास अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। तो ये चेक करना है। अब मुझे एक बात बताओ, तो पहले तो 3 रख के देखते हैं तो क्या आता है, 3 और 4 5, मतलब ये 3 और 5 भी ट्विन प्राइम नंबर है, लेकिन इसको लेना नहीं है। इस सवाल में क्या बोला कि p की वैल्यू 3 से ज्यादा ही है। ठीक है, p की वैल्यू 3 से ज्यादा है, मतलब इसको तो सवाल ने ही बोल दिया कि नहीं लेना है। ठीक है, इसको हटा दो, क्योंकि 5 और 3 8 करोगे तो 8 तो 12 से नहीं होता। तो ये गलत करना, मतलब गलत नहीं है ये सेंटेंस, ध्यान रखना ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमने हमको मना कर दिया है 3 लेने से। ठीक है, 3 वाला ऑप्शन छोड़ो, तो 3 वाले को तो मैं इग्नोर कर देता हूं। अब चलते 3 से ज्यादा कोई भी, तो मुझे बताओ 3 5 के आगे ना कौन सा ऐसा है जो ट्विन प्राइम नंबर है। 11 और 13 है, 29 और 31 ये भी है। इन दोनों के लिए चेक कर देते हैं क्या ये दोनों का सम 12 से विभाजित है। तो 13 और 11 क्या होता है, हमारे पास 24 12 का डिविजिबल है आराम से।
और ये क्या हो गया 9 और 1 10 और ये हो गया 60। 60 में 12 का भाग जाता है 12 का डिविजिबल, तो हम लोग को बहुत ज्यादा चेक नहीं करना है, 2-3 चेक किया और हमारा काम बन गया। जैसे 61, 61 भी नहीं, और हमारे पास में कौन सा होगा, सोचना ही क्यों है, दो हमारे पास में सोच लिया, और ये 12 से डिविजिबल हो रही है तो हमारे पास में ये 12 से है। आगे कोई भी और भी पेयर देखना तो वो भी हमारे पास 12 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज इवन। इवन प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, 2 है, एक नहीं है, ध्यान रखना ना, एक इज नॉट द प्राइम नंबर, ध्यान रख लेना। तो हमारे पास में क्या हो गया, 2 हमारे पास सबसे छोटी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होती है, जो संख्याएं किसी एक के अलावा उसके पास में कोई भी फैक्टर नहीं हो, खुद ही उसका फैक्टर हो। ठीक है, मतलब 2 को हम लोग 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। अगर उसके पास में एक और खुद की संख्या हो, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो, तो वो प्राइम नंबर होती है। तो हमारे पास सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, और हमारे पास में 2 के अलावा ऐसी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है, ध्यान रख लेना। तो यही सबसे छोटी और यही एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारी जितनी भी प्राइम नंबर है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, ये सारी की सारी हमारे पास में क्या है, और 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब हमारे पास में ऑड है। तो हमारे पास में इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तो हमारे पास में ऑल 1 2 3 सारे के सारे सही है। तो मुझे बताओ कि ये आपको सवाल कैसा लगा। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया है, ध्यान रखना पीवाईक्यू का नहीं है। ठीक है, चलो अब हमारे पास में ये दोनों तीनों सही है। चलो नेक्स्ट, बताना कैसा लगे, कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर बताना। आगे, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक। ब्रास क्या करता है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। ठीक है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ द कंटेनिंग 80% ऑफ द कॉपर, 80% containing 80% copper, 4% zinc and 16% tin. If used of both oil alloy is made to contain 75% copper, 16% ये, 10% ये. The ratio of the copper to zinc in the brass is, copper to zinc in the brass is, brass के अंदर में कॉपर और जिंक का क्या रेशियो होगा। तो ये क्या बोल रहा है, इन दोनों को मिलाया और एक एलॉय बनाया। पहले मुझे बताओ, इन दोनों को मिलाया, तो इन दोनों को मिलाया तो किस रेशियो में मिलाया, तो पहले बताओ, अगर इन दोनों को मिलाया तो ये परसेंटेज आया, तो इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया, तो हम लोग कैसे निकालते हैं समझना। तो ये बोल रहा है कि ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का एलॉय है, ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाया, ध्यान रखना, ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाया और इन दोनों को मिला के एक नया बनाया। अब इस नए का नाम यहां तो कुछ नहीं लिखा है, ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाया और नया क्या बनाया है, तो एक न्यू बना दिया, मान लो ये न्यू। तो मुझे बताओ, इन दोनों को मिलाया है, तो ब्रास के अंदर में जो भी परसेंटेज रहेगा, ब्रॉन्ज के अंदर में जो भी परसेंटेज रहेगा, तो न्यू मिक्सचर के अंदर में कुछ अलग परसेंटेज आ जाएगा। तो मुझे बताओ, ब्रास के अंदर में कॉपर और जिंक है, यहाँ पे हम लोग अगर इन दोनों का रेशियो लेना होगा, ये किस रेशियो में मिलाया गया था, ये किस रेशियो में मिलाया गया था, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा क्वांटिटी देखेंगे, एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका हम लोग को यहाँ पे भी परसेंटेज पता हो और यहाँ पे भी परसेंटेज पता हो। तो ऐसा कुछ देखेंगे तभी हम लोग रेशियो ले पाएंगे। तीनों में परसेंटेज पता होना चाहिए, इसमें, इसमें और इसमें। मुझे बताओ, क्या आपको इसमें कॉपर का परसेंटेज पता है, नहीं पता। क्या आपको इसमें जिंक का परसेंटेज पता है, नहीं पता। इसमें आपको कॉपर भी पता है, जिंक भी पता है, टिन भी पता है। इसमें कॉपर भी पता है, जिंक भी पता है, टिन भी पता है, लेकिन इसमें नहीं पता है। इसमें आपको सिर्फ टिन का पता है। कैसे पता है, कि टिन तो है ही नहीं, ब्रास कॉपर और जिंक से बना हुआ है, टिन तो है ही नहीं, मतलब टिन तो 0% है ना। तो मतलब हमारे पास में ब्रास के अंदर में और ये हो गया हमारे पास में ब्रॉन्ज। तो ब्रास और ब्रॉन्ज इन दोनों की बात करूं तो अगर इसमें टिन कितना है, इसमें टिन हमारे पास में 0% है। तो मैं कैलकुलेशन किस पे कर रहा हूं, टिन पे कर रहा हूं। कोई भी एक पे लेके कर सकते हो, कोई भी एक पे। तो टिन हमारे पास में यहाँ पे 0% है, यहाँ पे टिन कितना है, 16% है। अगर हम लोगों ने इन दोनों का मिक्स किया तो हमारे पास में नया टिन कितना आया, 10%। तो मतलब अगर हमारे पास इसमें कॉपर पता होता तो कॉपर पे भी कर सकते थे, कॉपर कॉपर कॉपर, लेकिन यहाँ कॉपर भी पता नहीं है तो टिन तो पता है, क्योंकि अल्टीमेटली है ही नहीं टिन। ठीक है, तो अब हम लोग इन तीनों के अंदर में कर लो बस। 16 में से 10 गया तो 6, 10 में से 6 गया तो हमारे पास हो गया 10, तो 10 में से 0 गया तो 10, और ये हो गया 3:4, 3:5। 3:5 के अंदर में ब्रांज और ब्रास और ब्रॉन्ज को हम लोगों ने मिक्सर किया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ द कॉपर टू द जिंक इन द ब्रास इज। तो पहले हम लोग के पास में ये आ गया। अब हमारे पास में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन द ब्रास इज, कॉपर टू जिंक इन द ब्रास इज। ब्रास के अंदर में कॉपर से जिंक का हमारे पास में रेशियो क्या होगा। अब हम लोग समझो, एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझने का ट्राई करना। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी के भी ऊपर हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे अब हम लोग को पता है कि ब्रास और ब्रॉन्ज को हम लोगों ने 3:5 के अंदर में मिक्सर किया है, ब्रास और ब्रॉन्ज को। अब हम लोग नया कंडीशन लेते हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज को हम लोगों ने क्या किया है, 30 मतलब हम लोगों ने 3:5 के अंदर में मिलाया है, 3:5 में मिलाया है। लेकिन ब्रास के अंदर में अब हम लोग कॉपर देखते हैं। अब हम लोग ये कैलकुलेशन किस पे करते हैं, कॉपर के ऊपर में। तो हमारे पास रेशियो तो आ चुका है, तो कोई भी एक वेरिएबल पता, मतलब हमारे पास में ये तीनों पता है तो हम लोगों ने रेशियो निकाल दिया। अब हमें रेशियो पता है तो हम लोग इसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कॉपर हमारे पास में नहीं पता है, तो यहाँ पे मान लो कि कॉपर हम लोग को नहीं पता है, ये निकालना है। लेकिन यहाँ पे कॉपर कितना है, यहाँ पे 80% कॉपर है।
यहाँ पे कॉपर कितना है, कॉपर हमारे पास है 74%। तो बस कुछ नहीं करना है, 80 में से 74 गया तो आ गया 6, 3 की जगह पे 6 है मतलब दुगुना है, तो 5 की जगह पे दुगुना होगा तो मतलब हमारे पास में हो गया 10। तो मुझे बताओ 80, ये हमारे पास में इससे ज्यादा है तो ये हमारे पास इससे कम होगा, इतना तो आपको पता ही होगा कि एक संख्या ज्यादा होती है तो एक संख्या कम होती है। तो 74 में से 10 गए तो हमारे पास हो गया 64, 74 में 10 जोड़ मत देना, 84 मत कर देना, क्योंकि नहीं तो 74 कम हो जाएगा, बीच वाला हमेशा बीच में ही रहता है, ध्यान रखना है, इन दोनों की रेंज के बीच रहता है। अगर ये 84 और 80 हो गया तो फिर तो 74 इनके बीच में है ही नहीं, तो 64%। तो मतलब कि हमारे पास में क्या हुआ कि ब्रास के अंदर में कॉपर जो है वो 64% है। यही पूछा हमें कि ब्रास के अंदर में कॉपर और जिंक का रेशियो बताओ। तो हमारे पास बताओ ब्रास के अंदर में कॉपर एंड जिंक का रेशियो हमारे पास में कितना होगा। कॉपर हमारे पास में कितना है, 64% है ब्रास के अंदर में। तो मुझे बताओ कि जिंक कितना होगा, 36% होगा। ऑब्वियसली इन दोनों से ही तो बना है, तो बस कुछ नहीं, काट दो। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 32, ये 4 से काटो तो हमारे पास हो गया 16 चौक 64, और ये हो गया 4 से काटने 9 चौक 36, तो ये हो गया 16:9, कहीं पे है ऑप्शन में, हो गया। तो 16 चौक 64 और 9 चौक 36, तो 16:9 हमारे पास में आंसर आ गया। अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं। एबीसी इन्वेस्टेड रुपीज इतना इतना एंड इतना, आफ्टर 4 मंथ दे इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा अमाउंट इन द रेशियो ऑफ द 3:2:5। तो उन्होंने क्या किया, एबीसी ने इन्वेस्ट किया है इतना इतना और इतना, आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ के बाद में दे इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा अमाउंट इन द रेशियो ऑफ द इतना, इस रेशियो में एक्स्ट्रा अमाउंट इन्होंने किया है। इफ द रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट गेन्ड बाय बी इस इतना रुपए, बी के द्वारा, देखो ये क्या बोल रहा है, क्या रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट का जो हमारे पास में जो बी के द्वारा प्रॉफिट हुआ है उसका रेशियो ये है। फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बी। तो मतलब ये 15:4 क्या है, ये ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट, इसका रेशियो है बी के प्रॉफिट के साथ में, मतलब 15:1 है, 15:4 है। तो मुझे बताओ अगर मुझे सिर्फ बी का प्रॉफिट, मतलब हमारे पास में ए प्लस सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए प्लस सी और रेशियो बी निकालना होता है, क्या होगा, बी का अगर 4 है और तीनों का मिलाकर 15 है तो ए प्लस सी का तो 11 बचा। इतना तो आपको समझ में आ गया। ए प्लस सी और बी का अगर हम लोग प्रॉफिट का रेशियो ले तो हमारे पास 11:4 बचेगा। तो हम लोग को, मुझे बताओ अगर बी का ही हम लोग को निकालना है तो मुझे ए और सी को अलग अलग मानने के बजाय मैं ए और सी को साथ ही मान लेता हूं ना, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं ए और सी को दोनों को एक ही आदमी मान लेता हूं, दोनों के पैसे को एक ही साथ ऐड कर लेता हूं, इससे क्या होगा, हमारा बी निकालना आसान होगा ना। हम लोग को ए और सी को अलग अलग लेके चलना ही क्यों है, हम लोग एक ही साथ एक आदमी ले लेते हैं। तो हमारे पास ए प्लस सी को हम लोग बी से कंपेरिजन करेंगे, अब हमारा जो भी होगा बी के साथ में हम लोग को निकालना है, तो टोटल का हम लोग बी के साथ ऐसे ही आ जाएगा, ए प्लस सी को साथ ले लेते हैं। मुझे बताओ ए प्लस सी ने 25 और 35, ये हजार हजार को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, ये हजार हजार की गोली मारो, ठीक है, ये गोली मारो। तो हम लोग कैलकुलेशन सिर्फ इस पे करेंगे 25, 40 और 35 के ऊपर में, बाकी हमारे पास में ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 25, 40 और 45, 25 ये हमारे पास करेंगे तो क्या होगा, ए और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 25 और 35 कितना हो जाएगा, 60। तो 60 का इन्वेस्ट किया है, लेकिन कितने के लिए, आफ्टर 4 मंथ दे इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा अमाउंट। तो पहले मुझे बताओ 4 मंथ तो यही है, 4 मंथ, तो 4 मंथ के लिए तो उन्होंने क्या किया कि यही 60 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 4 मंथ के लिए। आगे क्या बोला है, 4 मंथ दे इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा अमाउंट इन द रेशियो ऑफ द 3:2:5, 3:2:5 के अंदर में इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट को किया है। अब मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ए रेशियो बी रेशियो सी है, इनके अंदर में कितना अमाउंट में किया है, 3:2:5 के अंदर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। मुझे बताओ अब ए प्लस सी ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया है, ए प्लस सी ने मिलकर किया 5 और 3 8 का इन्वेस्ट, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया 2 का। तो ए प्लस सी और 2 का रेशियो, अगर हम लोग बी का रेशियो देखेंगे तो 8:2 आया, इसका मतलब 4:1 आया। मतलब कि अगर सी ने 1 इन्वेस्ट किया है तो ए प्लस बी ने 4 इन्वेस्ट किया, ये ए प्लस सी, सॉरी, अगर बी ने इतना इन्वेस्ट किया है तो ए प्लस सी ने 4 इन्वेस्ट किया है, समझ गए ना। मैंने ए प्लस सी और बी पे ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 5 और 3 8, और बी की हो गई 2, तो ये हो गया 4:1 हमारे पास ए प्लस सी, तो ये हो गया हमारे पास 4:1। मतलब कि अगर बी ने x इन्वेस्ट किया है तो हमारे पास में a प्लस सी ने 4x इन्वेस्ट किया है, इतना समझ में आ गया, 4x इन्वेस्ट किया है। तो 4x और x हमारे पास एग्जैक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग रेशियो में तो ले नहीं सकते, तो हम लोग कोई वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो ये अगर x इन्वेस्ट कर रहा है तो ये 4x इन्वेस्ट कर रहा है, इतना समझ में आ गया। तो कहने का मतलब 4 महीने के बाद में a प्लस सी ने 4x इन्वेस्ट किया, 4 महीने के बाद में a प्लस सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 4x इन्वेस्ट किया है। 4x इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, 60 तो पहले पास था ही, 60 तो बोल रहा ना एक्स्ट्रा किया है, तो 60 तो था ही, उनमें उन्होंने 4x और एक्स्ट्रा कर दिया, इतना समझ आ गया, 4x एक्स्ट्रा कर दिया।
अब ये कितने मंथ के लिए किया है, ये तो पूरा पूरा साल के एंड तक किया है ना। इफ द रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ बी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, तो हमारे पास में एक साल का हमारे पास में प्रॉफिट वगैरह होता है, तो हमारे पास में ये जो 4 महीने किया था, ये बाकी बचा हुआ अमाउंट 8 महीने के लिए किया है, ठीक है। तो ए प्लस सी ने पहले तो 4 महीने के लिए 60 रुपए किया और उसके बाद में 4x अमाउंट किया है और 8 महीने के लिए 4x अमाउंट ऐड करके एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे बी के साथ में। बी ने कितना किया, बी ने तो पहले 40 के किया था, मतलब कि 40, और ये 40 किया था कितने के लिए, 4 महीने के लिए। लेकिन उसके बाद में बी ने कितना इन्वेस्ट कर दिया, बी ने x इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो x इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे पास में x जोड़ दो, प्लस 40 प्लस x, ध्यान रखना सिर्फ x मत लिख देना, क्योंकि हमारे पास x एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है और ये किया है 8 महीने के लिए। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एबीसी एक व्यवसाय में इतना निवेश करते हैं, 4 महीने के बाद उन्होंने इतने के अमाउंट में अतिरिक्त निवेश किया, यदि कुल लाभ इतना है तो बी का 15:4 है। तो बस बी द्वारा निवेश की गई राशि बताओ, बस कुछ नहीं। इनका रेशियो जो होगा वो 11:4 के बराबर है, क्योंकि ए प्लस सी और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या है 11:4 में, तो इनका यही आएगा प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो क्या है, अमाउंट और ड्यूरेशन के मल्टीप्लीकेशन का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस काट दो, काटा काटी करें तो 4 से पहले थोड़ा काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो हमारे पास ये क्या बचेगा, ये 60 बचेगा, प्लस ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 बचेगा, ये 4 कट गया, ये 4 से कटेगा तो ये 4 कट गया, ये 4 दूनी 8 हो गया। और क्या कट रहा है, और तो यहां पे कटता हुआ, डायरेक्ट कटता हुआ तो कुछ कुछ दिख रहा है, वो है 2 कट रहा है, 2 ये यहां से कट गया, 2 यहां से काटेंगे तो ये 20 बचेगा, ये 2 पूरा का पूरा काट देते हैं और यहां से 2 काटेंगे तो ये हमारे पास में 30 बचेगा। समझ में आ गया। तो ये हम लोग 2 से कटता हुआ दिख रहा था तो काट दिए। अब हम लोग के पास में आगे चलते हैं, तो ये बना हुआ हमारे पास में 30 और ये बना हुआ है हमारे पास में 60 प्लस 4x, ये हो गया रेशियो। ये हमारे पास में बना हुआ है 20 और ये हमारे पास में बना हुआ है 40 प्लस x। समझ में आया, ये हमारे पास बना हुआ 40 प्लस x। तो अब हम लोग करते हैं आगे, तो हमारे पास में क्या हो गया, ठीक है ना, हाँ सही कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 60 और 30 90, 90 प्लस 4x रेशियो आएगा 4 50 60, 60 प्लस x। तो ये जो रेशियो है यही हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट ए प्लस सी और बी का किस रेशियो में, 11:4 के अंदर में। तो बस कुछ नहीं करना, 11:4 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, 90 प्लस 4x बटा 60 प्लस x बराबर है 11/4। तो अब हम लोग करें तो नमचक 36 360 और ये हो गया 11 11 66, तो अभी हमारे पास हो गया 660 और ये हो गया नमचक 36 360। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया 300। तो इसकी वैल्यू आ गई 300 बराबर आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 4 16x, 16x में से 11x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x। तो x बराबर हमारे पास में आ गया 60। तो x हमारे पास में अगर 60 आ गया तो हमारे पास में ध्यान रख लेना ये 60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कितनी अतिरिक्त राशि ऐड की, क्या बोल रहा है, बी द्वारा निवेश की गई। बी ने कितना निवेश किया था एक्स्ट्रा, बी ने तो x ही निवेश किया था ना एक्स्ट्रा, तो x की वैल्यू निकालनी थी तो 60। अब हमारे पास में ये 1000 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 1000 का हमने गोली मार दिया है, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा, बाकी 60,000 आ जाता, ठीक है। चलो आगे, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमारे पास में स्टेटमेंट का दूसरा सवाल है। सवाल कैसे लग रहे हैं आपको ये जरूर बताना है, क्या आपको क्वालिटी सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है, ये आपको जरूर बताना है। चलो एक सेकेंड ना, चार्ज हमारा खत्म हो जाए उससे पहले हम लोग थोड़ा लगा देते हैं चार्ज पे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को एनालाइज करो। ये क्या है, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ एडी इज द मीडियन टू साइड बीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर में, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर में, इफ एडी इज मीडियन और टू साइड बीसी, एडी इज मीडियन टू साइड बीसी। मीडियन क्या होता है पता है ना, जो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों के अंदर में बांटती हो। तो हमारे पास में ये हो गया एडी। अब क्या बोल रहा है, देन AB स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो क्या ये सही होता है, हाँ ये सही होता है। ये कैसे पता, ये एपोलोनियस थ्योरम होती है, ध्यान रखना एपो, अब स्पेलिंग देख लेना, ये शायद 2 बार पीपी आता है, एपोलोनियस थ्योरम। तो एपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, माध्यिका की लेंथ निकालने के लिए हमारा काम आती है। माध्यिका, मीडियन मतलब माध्यिका, तो माध्यिका की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास में एपोलोनियस थ्योरम काम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है ये फॉर्मूला। तो हमारे पास में क्या हो गया, अगर हमारे पास में मान लो कि ये हमारे पास कोई भी है, हमारे पास मान लो कि ये 5 है और ये 3 है और ये हमारे पास मान लो कि 2 है, तो बोला जाएगा, और ये हमारे पास मान लो मतलब 2 क्यों है ये तो निकालना है ना, और ये मान लो ये हमारे पास में आ गया 4, ये हमारे पास मान लिया कि 2 आ गया, छोड़ो, तो ये हमारे पास में 2 आ गया, यहां से लगाकर यहां तक ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, ये और 2 है और ये भी 2 है। वैसे तो ये हमारे पास में वैसे 5 3 और 4 का हमारे पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, लेकिन ठीक है मान लो ये ट्राइंगल है 5 3 और 2 2, ये हमारे पास मीडियन क्या हो गया, आधा आधा में बांटती है ना,
तो अगर हम लोग को इस मीडियन की इसकी लेंथ निकालनी हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस एपोलोनियस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, इसको x मान लिया, x का स्क्वायर प्लस हमारे पास में होगा, पूरा नीचे वाला मत कर देना है, इसमें से कोई भी ले लो एक, या आधा जो है ना, इस आधे का स्क्वायर, चाहे इधर वाला लो चाहे इधर वाला, क्योंकि है तो दोनों बराबर, तो हमारे पास ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आती है 25 और 3 9, 25 और 9 हमारे पास में हो गया 9 5 14 34, 34 में 2 का भाग दिया तो 17, 17 में से 2 दूनी 4, 17 में से 4 गया तो हमारे पास में क्या हो गया, 17 में से 4 गया तो हो गया 13, तो ये हो गया x बराबर √13। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो देख लेना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो 5 3 2 और 2, तो हमारे पास 25 25 3 9, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सही है, तो हमारे पास में देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना कहीं पे कुछ गड़बड़ भी हो जाए। 25 और 9 34, 9 और 5 14, और 34 में से 2 गया 17, 17 में से 2 दूनी 4 गया तो हमारे पास हो गया 13। सही है, तो x बराबर √13। तो हमारे पास में ये माध्यिका की लेंथ हमने निकाल दी है। तो माध्यिका की लेंथ जो हमने निकाली है ना, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि माध्यिका की लेंथ हमारे लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसको बोलते हैं एपोलोनियस थ्योरम। तो ये याद रखना, इस तरह से निकाली जाती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस आधे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सही है, ये हो गया सही। आगे, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल मतलब कि ये प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल मतलब d1 into d2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड। सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ये जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से ध्यान रखना एबीसीडी के अंदर में। तो मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट किया, इसका और इसका प्रोडक्ट मतलब मान लो ये एबीसीडी है, एबीसीडी, तो क्या बोल रहा है, d1 into d2 बराबर होगा a into c प्लस b into d। मतलब कि आमने सामने की भुजा का मल्टीपल करो, आमने सामने की भुजा और दोनों को जोड़ दो, तो ये d1 into d2 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रख लेना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है a into c प्लस b into d, ये याद रखना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, ध्यान रख लेना। तो अच्छे से अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है ना, फिर आपको हवा नहीं लगेगी, ध्यान रख लेना। आगे, द रेशियो ऑफ एरिया, सवाल कैसे है ये मैंने बनाए हैं, ध्यान रख लेना। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये बोल रहा है कि जो हमारे पास में अगर हमारे पास में सिमिलर ट्राइंगल है, अगर हमारे पास में 2 सिमिलर ट्राइंगल है, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के जो एरिया का रेशियो है A1 रेशियो A2, वो सिमिलर ट्राइंगल के मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसका मीडियन ये है और इसका मीडियन ये है, मीडियन हमारे पास मान लो 2 रेशियो 3 में होता है, तो क्या उसका एरिया 4 रेशियो 9 होता है, इसका स्क्वायर होता है क्या? हाँ सही है, क्योंकि मीडियन का स्क्वायर, चाहे पेरीमीटर का स्क्वायर, चाहे साइड का स्क्वायर, चाहे किसी का भी साइड का स्क्वायर कर दो, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर करो, चाहे मीडियन का स्क्वायर करो, चाहे हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, चाहे हमारे पास में किसी का भी, चाहे किसी भी चीज का जो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल में जो सेम चीजें हैं दोनों ट्राइंगल की, तो उनके किसी का भी भुजा का स्क्वायर करो तो हमारे पास में एरिया का स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि ये दोनों सब हमारे रेशियो सेम रहते हैं, ये हमारे पास में बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलो हमारे पास तीनों के तीनों सेम है, तो ऑल 1 2 3 आर ट्रू, करेक्ट। आगे, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हमारे पास में इसको एनालाइज करके निकालना है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड स्टेटमेंट सवाल। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 है, देन द वैल्यू ऑफ द tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा विल बी 4, तो 4 होगा इनका वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर हो जाएगा 2। अब मुझे बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास में कितना हो गया 1, 2 में से 1 गया तो हमारे पास हो गया 1, तो 2 sin थीटा cos थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब 2 sin थीटा cos थीटा को मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूं, सो sin 2 थीटा आ गया 1, 2 थीटा आ गया 90, थीटा आ गया 45, तो थीटा यहाँ पे 45 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 2 आता है, तो इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, 4 तो गलत हो गई, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, समझ गया, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 होता है, मतलब यहाँ पे 2 होता है इस कंडीशन में, तो यहाँ तो 4 बोल रहा है, तो गलत हो गया। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का रूट हमारे पास 10 15 और 10 75 है। बहुत ही अच्छा लाइन है, बहुत ही अच्छा। ये चीजें टफ में आप खुद करके बताओ, फिर मुझे बताना कि भाई हाँ आप कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप खुद करके बताओ। तो मुझे बताओ कि द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कोई भी जो हमारे पास इक्वेशन के रूट के रूप में लिखना हो ना, तो वो ऐसे होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्म होती है किसी भी
हमारे पास में इक्वेशन होती है ना, उसके रूट्स वगैरह अगर हमारे पास में दिए हुए तो ये फॉर्म होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा और बीटा रूट होते हैं, ध्यान रख लेना। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या, माइनस की जगह माइनस है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 लिखा हुआ है, माइनस की जगह माइनस है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि दोनों के रूट का सम 4 होना चाहिए और दोनों के मल्टीप्लीकेशन अगर 1 होना चाहिए, तो हमारे पास में दोनों के रूट का सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए, तभी जाके वो रूट होंगे यहाँ पे इसके। तो क्या हो गया, ये बोल रहा है कि इसके रूट ये है क्या, 10 15, ये दोनों अगर रूट है तो अल्फा की वैल्यू 10 15 दी हुई है, बीटा की वैल्यू 10 75 दी है। क्या 10 15 और 10 75 को जोड़ें तो क्या 4 आता है, क्या 4 आता है क्या, तो वो चेक करो, 4 आता है तो सही है। तो 10 15 की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और 10 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया तो 2 और 2 4 हो गया। अब ये 10 15 की वैल्यू हम लोग कैसे याद करेंगे, तो साइन 15 की वैल्यू क्या होती है वो भी याद रख लो। साइन 15 की वैल्यू होती है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये होती है साइन 15। ठीक है, और कॉस 15 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, कॉस 15 की वैल्यू होती है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कट जाएगा तो 10 15 आएगा, 10 15 बराबर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो अब हम लोग अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 2। तो 2 से काटेंगे तो हमारे पास 3 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो 2 माइनस रूट 3, ये आ गया ना आंसर, 2 माइनस रूट 3। समझ आ गया, आ गया ना समझ में, बस यही करना था। तो 10 75 भी हम लोग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं कि ऐसे एग्जाम ऐसे निकाला जाता है वैल्यू। समझ में आ गया, इतना कुछ कर लिए भाई फालतू की समझ में आ गया होगा। तो 10 15 10 75 की वैल्यू हम लोग को पता होनी चाहिए। तो ये आ गया 4, तो ये तो चीज ट्रू हो गई। तो अल्फा इंटू बीटा भी करके देखो, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक आना चाहिए, तो इनका मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो इसका स्क्वायर 4 माइनस 3 बराबर 1 ही तो आ रहा है, बस हो गया, ये भी सही है। तो हमारे पास में ये आंसर सही है, तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, द एक्सप्रेशन साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 2, मतलब कि इसका वैल्यू इसके 2 के इक्वल रहता है। तो इसको करो, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, तो मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो बात तो वही है। तो मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिखता हूं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से लिखेंगे। तो प्लस वन ये लिख दिया मैंने इस अंदर वाले को, और बाहर में मैंने लिखा दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब करो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको तो मैंने 1 ही हटा दिया। अब क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये तो हो गया, ये दोनों मिला के हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा पड़ा है, तो दोनों मिला के हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो ये दोनों कट गया, तो बचा क्या 2, तो ये 2 ही तो था। ठीक है, तो ये भी आंसर सही हो गया, तो ये भी सही हो गया। तो हमारे पास में क्या हो गया, सही हो गया 2 और 3, 2 और 3 मतलब बी ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3 सही हो गया, बाकी गलत हो गए। समझ में आ गया। कभी कभी ध्यान रखना कि यहाँ पे भी पढ़ लेना, करेक्ट पूछा है, कभी कभी इनकरेक्ट पूछ लेता है, ध्यान रखना, सिली करवाने के लिए ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ए और बी ने क्या किया, एक्स टू वाई हमारे पास में एक जर्नी स्टार्ट की, मतलब ए ने तो एक्स टू वाई की और बी ने वाई टू एक्स की, ध्यान रख लेना, ये एक्स है ये वाई है, या ए दौड़ रहा है या बी दौड़ रहा है। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान लो यहाँ कहीं आए और ये दोनों यहाँ पे आके चाय पानी पिए और फिर बोले कि चलो अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो क्या किया, बी इधर आ रहा था तो बी तो इधर चला गया और ए इधर चला गया। ठीक है, मिलके बी इधर चला गया और ए इधर चला गया, ऐसे ही जा रहे हैं, बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो ऐसे ही जाएंगे आगे। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन 6 से 1/8। तो ए कितने में करता है, 6 से 1/8, तो मतलब आर्चिंग 49/8। तो ये ए कितने में करता है, 49/8, मतलब कि जब यहां से क्रॉस कर देते हैं तो यहां से लगाकर यहां तक आने में जो इसको टाइम लगा है वो लगा 49.8, ध्यान रख लेना 49/8, क्रॉस करने के बाद का टाइमिंग दिया हुआ है 49/8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड इसको लगा 8 घंटे, तो इसको यहां से यहां तक बी को आने में कितना लगा, 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे। अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बी इज 28
स्पीड ऑफ द बी इज 28 kmph, देन द स्पीड ऑफ द ए इज, ए की स्पीड हम लोग को निकालनी है, वी ए निकालना है। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लेना, सीधा सीधा जब भी हमें क्रॉस करने के बाद में टाइम दे और क्रॉस करने के पहले टाइम दे, मतलब सॉरी नॉट क्रॉस करने के बाद में दोनों का टाइम दे और स्पीड दे, तो उनके रेशियो क्या होता है समझ लो, वी ए रेशियो वी बी, ये हमारे पास आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय क्या होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो हमारे पास में क्या होगा वी अपॉन वी बी, इसका फॉर्मूला ये है कि इसके अंडर रूट करो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है टीबी अपॉन टी ए, ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर में टीबी अपॉन टी ए, जब भी क्रॉस करने के बाद का टाइमिंग दे तो ये फॉर्मूला आपका होता है, ये याद रख लेना। तो वी ए की स्पीड पूछा है, वी ए की स्पीड क्या है, वी ए की स्पीड तो निकालनी है, वी बी की स्पीड कितनी है, वी बी की स्पीड हमारे पास में दी रखी है 28 बराबर अंडर रूट टीबी, टीबी मतलब टाइम ऑफ बी, बी ध्यान रख लेना टाइम ऑफ बी लेना है, तो बी को पहुंचने में तो 8 घंटे लगते हैं, तो 8 ऊपर आएगा, और टाइम ऑफ ए ध्यान रख लेना, उल्टा मत कर देना नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, 8 से 48 और 49/8 दोनों केस के अंडर हमारे पास में दिए हुए रहते हैं, 49 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 64 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 8, ये होगा 7, ये हो गया 7 चौक 28 और 8 चौक 32, तो वी ए की वैल्यू हो जाएगी 32, ठीक है आंसर आ गया। चलो आगे 15, the average run rate of the cricket team during the first 20 hours is 4.5, तो फर्स्ट 20 आवर के अंदर में उसकी रन रेट कितनी थी, 4.5 की रन रेट थी। व्हाट शुड बी द आस्किंग रेट पर आवर ऑफ द ओवर फॉर द नेक्स्ट 30 आवर, ध्यान रख लेना कि किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहली बात तो। दूसरा चीज, आपको सवालों के लेवल क्या लग रहे हैं वो मुझे बताओ कि भाई आपको सवालों के लेवल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि हर सवाल के अंदर पॉज करके खुद को करने का ट्राई करना है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, सेंस ही है ये आपको कुछ देखने का। द एवरेज रन रेट ऑफ द क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 आवर इज 4.5, व्हाट शुड बी द आस्किंग रेट पर आवर फॉर द नेक्स्ट 30 आवर इफ इट हैज टू चेज द टारगेट ऑफ द 282। बहुत इजी वाला सवाल रखा है क्योंकि हर सवाल हार्ड रखूंगा ना तो आपको बोलेंगे कि फिर ऐसे क्या कर दिया। अब समझो ये क्या हो गया, क्रिकेट देखते होंगे ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो। बोल रहा है कि भाई 20 ओवर तक तो उन्होंने क्या किया कि 4.5 की रन रेट से रन बना रहे थे, 20 ओवर तक 4.5 की रन रेट से रन बना रहे थे, तो कितने रन बन गए 45 दूना 90, तो 90 रन बन चुके हैं। तो जब 90 रन बन चुके हैं और चाहिए 282, तो हमारे पास में कितने रन बाकी है, 282 में से 90 माइनस कर दो तो हमारे पास हो गया 2 9 1 192 रन बाकी है। अब 192 रन कितने ओवर में बनाने हैं, 30 ओवर में बनाना है, तो 30 का डिवाइड कर दो 192 बटा 30, तो हमारे पास में 1 ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट आ जाएगी ना 6×3 = 18 और 1×4 = 12, तो 6.4, बस खत्म हो गया। ठीक है आगे, a vessel contains 64 liter of the mixture of the milk and the water in the ratio of the 3:7:3 respectively. 8 liter of the mixture replaced by the 12 liter of the milk. What is the ratio of the milk and water in the resulting mixture? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप करके बताओ, करके बताओ, अगर आपको हो पा रहा है तो बताओ मुझे, ठीक है करके बताओ। आगे क्या बोल रहा है, अब समझो, a vessel contains 64 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये बोल रहा है मिल्क एंड वाटर का हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 64 लीटर का हमारे पास में टोटल हमारे पास मिक्सचर है, ये किस रेशियो के अंदर में, 7:3 के अंदर में है रेस्पेक्टिवली। 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय द 12 लीटर ऑफ द मिल्क, ध्यान रख लेना, बोल रहा है कि मिक्सचर है ना उसमें 8 लीटर का मिक्सचर है ना हटा के 12 लीटर दूध डाल दिया, 8 लीटर का मिक्सचर हटा के 12 लीटर दूध डाल दिया, तो हमारे पास में मिल्क और वाटर के हमारे पास में रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा। समझना इसके अंदर में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मिक्सचर एलिगेशन में भी मैंने ये सेम टू सेम सवाल करवाया था, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्यों है बताता हूँ, लोग क्या करते हैं ना कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बार हमारे पास क्या होता है कि मिल्क हटा के मिक्सर हटा के पानी डालते हैं, लेकिन हर बार पानी डालते हैं तो हमारे पास आदत हो जाती है पानी की, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मिल्क डाल रहा है ना तो हमारी आदत बड़ी बिगड़ी हुई रहती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना मिल्क को नहीं देखते हैं और हम लोग ना पानी की तरह ही कैलकुलेशन करते हैं। जैसे जैसे बोलता है कि 50 लीटर का मिल्क है उसके अंदर से 3 बार ना 5-5 लीटर का मिक्सर निकाल के पानी डाला गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं 50 लीटर का मिल्क है, 3 लीटर 5-5 लीटर निकाला मतलब 5 लीटर निकाला मतलब कि 1/10 निकाला, 5/50 मतलब 1/10 निकाला मतलब कि बचा कितना, 10 पे 1 कम हो गया तो मतलब 9 बचा, तो 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 ऐसे 3 बार करते हैं। तो ये हम लोग इस तरह की हमारी आदत होती है, लेकिन हमारा इस आदत के कारण गलती होती है। क्या गलती होती है कि हर बार हम लोग यही करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो दूध डाला गया है, यहाँ पे क्या डाला गया है, दूध डाला गया है, तो हमारे पास कैलकुलेशन जो होगी वो दूध पे होगी, मतलब दूध डाला गया है तो पानी पे होती है, पानी डालते हैं तो दूध पे होती है, जब दूध डालते हैं तो पानी पे होती है, पानी डालते हैं तो दूध पे होती है, ध्यान रख लेना। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला क्या होता है कि भाई पहले हमारे पास में वाटर की क्वांटिटी डिवाइड बाई न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ये हमारे पास में लिखना होता है, वाटर डिवाइडेड बाय न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो मुझे बताओ पहले वाटर कितना था, इनिशियली वाटर क्या था, देखो वाटर डिवाइडेड बाय न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बराबर होता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर
इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिर इनटू हमारे पास में होता है कि वो हमारे पास में जो रेशियोज होते हैं, इनटू रेशियो 1 इनटू रेशियो 2 जो भी होता है, तो ये हमारे पास में इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास में क्या हो गया, वाटर हमारे पास में वाटर और न्यू क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर निकालना है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वाटर कितना है, वाटर की इनिशियल क्वांटिटी क्या है, क्योंकि हमारे पास में दूध मिलाया गया है, जब दूध मिलाते हैं तो पानी पे कैलकुलेशन करते हैं और जब पानी मिलाते हैं तो दूध पे कैलकुलेशन करते हैं, ये याद रख लेना। तो वाटर के हमारे पास में इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल वाटर की क्वांटिटी है 3/10, तो 3/10 इनटू, अब हमारे पास में बताओ कि हमारे पास में R1 R2 ये रेशियो कैसे लिखते हैं, समझना बहुत अच्छे से समझना, ये रेशियो कैसे लिखते हैं, बहुत अच्छे से समझना ये रेशियो कैसे लिखते हैं। अब बोल रहा है 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय द 12 लीटर ऑफ द मिल्क। 8 लीटर का हमने क्या किया, हटाया। 8 हमने क्या किया, वाटर को हमने 8 लीटर का मिक्सचर हटाया, 8 लीटर का मिक्सचर हटाया। मिक्सचर कितना था, 64 लीटर। इसमें से अगर मैं 8 हटाऊंगा तो हमारे पास में कितना बचेगा, 56 हमारे पास में लीटर बचेगा। तो हमारे पास में 8 लीटर तो मैंने हटा दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा था पहले पिछले में 50 में से हम लोग क्या करेंगे 5 लीटर का हटा हटा के किया, तो हम लोग ने 9/10 लिखा था ना, 1/10 थोड़ी लिखा था। तो मतलब कि बचा कितना है वो लिखते हैं। तो जब 8 लीटर हटाया तो मैंने 56 लीटर बचा, लेकिन उसके बाद में अगर हम लोग 8 ही ऐड करते तो इसीलिए जैसे हमारे पास मैंने क्या बचाया कि भाई कि 50 लीटर का एक मिक्सर था। समझना बहुत अच्छे से, मैं आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, नहीं तो ये सवाल समझ नहीं आएगा। 50 लीटर का अगर मिक्सचर है उसमें से 5 लीटर को हमने बार बार रिप्लेस किया, तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास 45/50। फिर उसके बाद 5 ही वापस, देखो 5 हटाया और 5 ही डाला, 5 हटाया 5 हटाया तब तो 45 आया, लेकिन जैसे ही 5 डाला तो वापस से 45 और 5 50 बन गया। तो जैसे ही डालने के बाद नया है, ध्यान रखना ये नया है, ये 50 ये वाला नहीं है, ये 50 ये वाला नहीं है, ये 50 ये वाला नहीं है। जो जिसके दिमाग में ये वाला 50 ये बैठा हुआ है ना, वही गड़बड़ करेगा इस सवाल के अंदर में। क्यों कि जैसे ही मैंने 5 निकाला तो ये 45 बना, और जैसे ही मैंने वापस से 5 ऐड किया तो ये 50 बना। अब मान लो जैसे ही मैं 5 निकालूंगा फिर से 45 बनेगा, और जैसे ही मैं 5 ऐड करूंगा फिर से 50 बनेगा। तो इस तरह का मामला है। अब मान लो कि जैसे ही मैं 6 निकाल दूंगा, जैसे ही 6 निकालूंगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, 50 में से 6 निकाला 44 बचेगा, और जैसे ही मैं मान लो इस बार 10 डाल दिया तो 44 में से 10 डालूंगा तो 54 होगा। तो इस तरह से चीजें लिखी जाती है, ना कि हमारे पास में 50 ये वाला नहीं है वो है। समझ गए। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, समझो कैसे। 64। तो अब यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने 8 लीटर निकाला तो हमारे पास बचा क्या, बचा कितना 56। जैसे ही मैंने 12 लीटर वापस डाला तो हमारे पास में 56 में 12 वापस जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 6 और 7 8 और 5 6 68। समझ में आया कि नहीं है, ये हमारे पास में बन चुका है। तो ध्यान रख लेना ये जो रेशियो होता है, जितना निकाला निकालने के बाद में ये होता है, और न्यू क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर है ना, तो न्यू क्वांटिटी नीचे लिखी जाती है। भाई अभी हमारे पास 12 डालने के बाद नई क्वांटिटी क्या बनी, समझ में आ गया। इस तरह से हमारे पास में की जाती है। तो ये करो तो हमारे पास में इसको काटे, तो ये हो गया 28 दूना 56, ये हो गया 3 4, अच्छा और कटेगा क्या 14 17, ठीक है। तो ये हमारे पास में गया 34 42 बटा 17 और 170 170। अब हमारे पास में निकालना क्या है, अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। अच्छा ये क्यों कर रहा हूं, ये काटो ना 7 और 5, ठीक है 7 और 5, तो ये क्या हो गया 7 21 बटा 17 85। तो हमारे पास में क्या बनेगा, नए मिक्सर के अंदर में दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो ये तो पानी है क्योंकि वाटर है ना, न्यू वाटर, तो वाटर हमारे पास में 21 हो गया, और न्यू क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर क्या हो गया 85। तो 85 में से 21, ध्यान रखना नए मिश्रण में, ये नए मिश्रण में पूछा है पुराने में नहीं, तो नए मिश्रण के अंदर में मतलब न्यू क्वांटिटी 85 है। तो हमारे पास में दूध कितना बचा, दूध तो 5 में से 1 गया तो 4, और 8 में से 2 गया तो 6, 64 दूध बचा है। और वाटर कितना बचा, वाटर तो 21 है। तो ये हो गया मिल्क रेशियो वाटर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना समझ में, बता दिया है मैंने अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। 17वां सवाल कितना हुआ, 1 घंटा 4 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से समझा के कर रहा हूँ। आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, क्या ही बोलूं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इतने रुपए पे उसको बेचा जाता है। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 15% एंड द X% इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज द 24 इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द X। तो अब हमारे पास में क्या बना है, तो समझना मेरी बात को। तो बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इतने रुपए में बेचा जाता है, और आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 15% एंड द X%। तो एमपी अगर हमारे पास में कुछ भी है और ये हमारे पास में एसपी है, तो एमपी हमारे पास में कितना है, मार्क प्राइस ऑफ द चॉइस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, ये हमारे पास में हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ कि 2400 रुपए की कोई चीज है, 2400 रुपए की चीज है, 24 रुपए, इसको हटा ही देता हूं समझो।
₹24 की कोई चीज है, उसके अंदर में मैंने पीछे से 15% का डिस्काउंट दिया। 15% का डिस्काउंट देने का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, समझना। 15% का मतलब 5% का मतलब 1/20 होता है। तो 15% का मतलब हमारे पास में 3/20 हो गया, और 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब 17/20, 17/20 हो गया। ठीक, ध्यान रखा। तो 2400 में से 15% का डिस्काउंट दिया मतलब 17/20, तो 17/20 हो गया। अब x% का डिस्काउंट दिया, तो मैं x% का डिस्काउंट दिया ना, एक बार और दिया, लेकिन x% को लिखना हार्ड होता है, तो एक काम करते हैं, x% ना लिख के थोड़ी देर रेशियो ले लेते हैं। रेशियो क्या होगा कि भाई कि ये हमारे पास में एक पहला SP1 है, मतलब कि अगर एक डिस्काउंट दिया होता तो इतना बनता, लेकिन दूसरे डिस्काउंट जैसे ही दिया फाइनल एसपी, तो फाइनल एसपी तो 2400 है। ठीक है, ये एमपी था, एमपी पे मैंने पहला डिस्काउंट दिया तो ये हमारा पहला वाला एसपी बना गया, लेकिन इस पे मैं x% का और दूंगा तो फिर SP2 आएगा। लेकिन वो देख लेते हैं रेशियो, तो उससे पता चल जाएगा भाई कितने का कमी हुआ है। तो बस कुछ नहीं, काटा काटी करो, 2400 ही दिया है ना, 2400 करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया। अब क्या बना, सही कर रहे हैं ना, 2400 पे 17/20 हो गया, और ये बेचा कितना, अरे गलत कर रहे हैं ना, 2400 कहां लिख दिया, ये 2400 थोड़ी दिया है SP2। SP2 क्या हो गया, 1652.4 है ना, SP2 1652.4 दिया, ये तो आर्टिकल का एमपी था, मैंने 2 बार वही लिख दिया। तो 2400 इंटू 17/20 बराबर 1652.4। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। अब हम लोग करते हैं, हम लोग किससे काटते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से काटेंगे तो 12 हो गया, 12 से ये थोड़ी देर काट देते हैं, 12 से ये 0 भी रखना है यहाँ पे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के थोड़ी देर के लिए 10 नीचे लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास ये 120 है ना, ये हमारे पास, इसको मैं क्या करता हूँ 12 से काटता हूँ, तो ये हमारे पास 10 बचेगा, ये 12 से काट देते हैं, 12 और 12 और 4 16, 4 5 12 36, फिर 4 5 9 84, उसके बाद मेरा 6 7 8 12 7 84, तो ये हो गया 1377। ठीक है, और ये हमारे पास 10 ऊपर बचा हुआ, ध्यान रखना, और ये 10 हो गया, तो ये हमारे पास 17 इंटू 100, ये हो गया 1377। ये बन गया हमारे पास 17, 17 8 136, और ये हो गया 81। तो हमारे पास हो गया 100 की चीज को 81 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब SP1 से SP2 जो ये एक और डिस्काउंट हुआ है वो 100 से 81 हुआ है, मतलब 19% का और डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, तो 19% का और डिस्काउंट हुआ है। समझ में गया, समझ में आ गया। चलो आगे, 12 men and 18 boys work 7.5 hour a day to complete any work within the 16 days. If 2 men works equal to 3 boys, so how many boys will need 22 men to complete the work in the 9 hour? यहाँ पे यदि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर काम नहीं, 2 व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर काम करता है, ये लिखना होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो वीडियो को पॉज करके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा सुनो, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर होता है MDH M2D2H2 अपॉन W2, ये होता है। अब यहाँ पे M क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, टोटल एफिशिएंसी। D क्या होता है, कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं। H क्या होता है, कितने घंटों के लिए काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर में। और W क्या है हमारे पास में, कि कितना वेट है, वेट मतलब कि काम का वेट कितना है, मतलब ये दुगुना काम कर रहा है, ये पेन एक गुना काम कर रहा है, तो इस हिसाब से वेट होते हैं। तो हमारे पास में इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या बोल रहा है, दो आदमी 3 बॉय के बराबर काम करते हैं, तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, आदमी की एफिशिएंसी 3, बॉय की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई कितना हमारे पास में एफिशिएंसी शुरू में काम कर रहे हैं, तो 12 आदमी कर रहे हैं और 18 लड़के कर रहे हैं, तो 12 आदमी और इंटू 3 की एफिशिएंसी से कितनी होगी, 12 36 हो गई। 18 लड़के का 2 की एफिशिएंसी से कितनी होगी, 36, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 72। तो शुरू में 72 एफिशिएंसी से काम किया जा रहा है 7.5 घंटे के लिए और 60 दिनों के लिए। एक दिन में 7.5 घंटे, तो 60 दिनों में 7.5 इंटू 60, और बटा में W1 बाद में लिखेंगे, M2 लिखते हैं। M2 हमारे पास में कितना हो गया, M2 हमारे पास में हो गया भाई कि हमारे पास M2 को थोड़ी देर बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग घंटे लिख देते हैं, 9 और 50 दिया हुआ है, तो 9 इंटू 50 हो गया, इंटू M2 लिखते हैं। उससे पहले W2 देखो, W2, ये W2 हमारे पास में कितना होगा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तो दुगने कार्य को इतने घंटे में करने के लिए, दुगना कार्य मतलब कि यहाँ पे जो काम है एक अगर काम है, तो यहाँ पे दुगना काम है तो 2, तो ये होता है वेट। वेट मतलब कि ये 50% है कि ये 100% है, परसेंटेज में भी दिया हुआ हो सकता है। अब हम लोग को लिखना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या बोल रहा है, 22 आदमियों को कितने लड़कों की जरूरत है, 22 आदमी की एफिशिएंसी तो 66 हो जाएगी, 22 67, लेकिन एक लड़के की एफिशिएंसी, एक लड़का मतलब लड़कों की संख्या मान लो x है, तो एक लड़के की अगर x मतलब लड़कों की संख्या x है और एक लड़के की अगर 2 एफिशिएंसी है, तो 2x लड़कों की 2x हो जाएगी, तो 66 प्लस 2x, ये हमारे पास टोटल एफिशिएंसी। तो यहां से x आ जाएगा, लड़के कितने चाहिए, तो x लड़के चाहिए, बस निकल जाएगा। सीधा करना स्टार्ट करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 9 से हमारे पास 8 9 72 हो गया, और 5 से ये काटेंगे तो 15.75 1.5 हो गया, और
और हमारे पास देखो एक चीज और समझना, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या होगा, 15 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 15 दूना 30, 3 3 तो 6 इंटू 3 हो गया 18, 18 18 हो गया 144, 144 बराबर हो जाएगा 66 प्लस 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, और 3 3 में से 6 गया 13, 7 7 6 13 78, यही हुआ 8 14 के 4 चल गए 78, x बराबर हो जाएगा 39। तो हमारे पास में x क्या आ गया, 39 आ गया, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज कितने चाहिए, 39 चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑल द फैक्टर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर 360, संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब समझो व्युत्क्रमों का योग का एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, समझने का ट्राई करना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास में कोई भी फैक्टर है, फैक्टर्स के रेसिप्रोकल, फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम बोले, अगर फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम बोले तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई नंबर, नंबर मतलब 360। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, सवाल आए हुए हैं। तो क्या हुआ, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 360 के सम ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 360 को हम लोग क्या लिखते हैं, 36 लिख देते हैं, 3 इंटू या निम्चक 36 लिख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, यही हुआ ना, 3 9 नमचक 36, 36 इंटू 10 हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का 1, तो ये हो गया हमारे पास में ये चीज। अब हम लोग के पास में ये क्या फॉर्मूला होता है, इसको सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। सो सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, समझना कैसे निकालते हैं, समझना बहुत अच्छे से। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 2 की पावर जितनी है उससे एक बढ़ा के हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, एक बढ़ा के उसमें से करते हैं एक माइनस, और किसका है, 2 की पावर है ना, तो उस 2 में से एक माइनस कर देते हैं, फिर इनटू करते हैं, 3 की पावर एक बढ़ा के करते हैं 3 की पावर 3, फिर उसमें से एक माइनस करते हैं, फिर उसके बाद में 3 में से एक माइनस कर देते हैं, 3 में से एक गया तो 2, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, 5 का एक पावर बढ़ाते हैं तो स्क्वायर -1 करते हैं, फिर 5 में से एक माइनस कर देते हैं, 5 में से एक माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हो गया 4। तो अब इसको करो कुल मिला के, तो ये हमारे पास में कैलकुलेशन क्या होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से एक गया 15, 15 इंटू ये होगा 3 3 27, 27 में से एक गया 26, 26 में से 2 का भाग गया तो 13, इंटू हमारे पास में क्या 25, 25 25 में से एक गया 24, 24 में 5 और 1 4, 24 में 4 का भाग दिया 6 24, तो 6 हो गया हमारे पास में 15 इंटू 13 इंटू 6। तो सम ऑफ फैक्टर हमारे पास फैक्टर क्या आ गया 15 इंटू 13 इंटू 6, अब गुणा नहीं करना बैठ जाना है, तो हमारे पास में फैक्टर ऑफ रेसिप्रोकल क्या आएगा, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स हमारे पास में क्या आएगा 15 इंटू 13 इंटू 6 बटा नंबर, नंबर क्या आएगा 360, तो ये हमारे पास में होता है 6 चंग 36, और ये हमारे पास हो गया 15 चौका 60, तो हमारे पास 13 बटा 4 मतलब हो गया 4 3 12, और ये हो गया 3.25, तो ये हो गया 3.25। अंडरस्टूड, चलो आगे चलते हैं। The following table of content table shows the daily wages of the worker in the factory and the number of the worker earning each wages. Calculate the average daily wage. Average daily wage हम लोग को निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग के पास में क्या दिया है, हमारे पास FI दिया है, ये हमारे पास में बहुत इजी सवाल मैंने रखा है स्टेटिस्टिक का, सबसे इजी, क्योंकि हमारे पास पहला ही हम लोग सवाल रख रहे हैं स्टेटिस्टिक का, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है ना तो ये भी सवाल हार्ड लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेटिस्टिक के सवाल में धीरे धीरे हार्ड बनाने वाला हूं, सब कुछ डालेंगे, वेरिएंस वगैरह सब कुछ डालेंगे, लेकिन इजी सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास में एवरेज निकालने का, हमारे पास जब टेबल दी हुई है ना, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये ध्यान रख लेना। FI XI मतलब फ्रीक्वेंसी, हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 4, लेकिन एक जने की वेज कितनी है 100, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हमारे पास टोटल, एक जने की एक जना 100 रुपए कमाता है तो 4 जने 400 कमाएंगे, 400, तो सिग्मा FI XI मतलब FI को XI से मल्टीप्लाई करो, FI को XI से मल्टीप्लाई करो, 400 प्लस 15 ये हमारे पास 90, ठीक है, ये हमारे पास 90 हो गया, ये 8 दूनी 16, 1600 हो गया, ये हमारे पास में 25 पंजे 125, ये 125 हो गया, ये 7 21 हो गया, तो इनको जोड़ दो, 0 5 2 और 1 3 और 6 9 9 9 18 और 4 22, 22 का 2 असल का 2 2 2 4 5 6 6 6250 हमारे पास में टोटल सम आ गया 6250 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, सिग्मा FI मतलब इन सबको जोड़ के कर दो, 7 5 12 12 और 8 20 और 20 और 30, तो ये हो गया 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास में 208 24 208.333,
तो 208 हमारे पास में लगभग आंसर आ गया है। हमारे पास अप्रोक्सीमेट पूछा था, तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ गया 208। ठीक है, तो ये हमारे पास में एवरेज निकालने का तरीका हो गया। चलो 21 सवाल करते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ए बी बराबर ए सी बराबर 8, ए बी बराबर ए सी बराबर 8, ये दोनों हम लोग को 8 दिया हुआ है। बी सी बराबर 11, तो ये हम लोग के पास में बी सी बराबर 11 दिया हुआ है। बी डी बराबर 7, बी डी हमारे पास में 7 दिया है, तो ये हमारे पास में 4 हो गया। फाइंड एडी, एडी। अब आपको एडी का मतलब ऐसे मत निकाल देना कि √8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अगर आप ये करोगे ना, ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग को थोड़ी पता है ये परपेंडिकुलर है। किसने बोला आपको परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये तो कोई भी एक सीवियन है, कोई भी एक सीवियन है। कोई भी एक सीवियन मतलब कोई भी ट्राइंगल में कोई भी लाइन अगर आड़ी टेढ़ी कुछ भी यहां से शीर्ष से निकाली जाती है तो उसको सीवियन बोलते हैं। ठीक है, सीवियन, केवियन भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ सीवियन वगैरह, जो भी प्रोनाउंसिएट करना हो कर लेना, सीवियन वगैरह है, स्पेलिंग CEVION शायद ऐसा ही कुछ है। तो आगे समझो, तो हम लोग के पास में इसकी लेंथ निकालनी है, किसी भी सीवियन की लेंथ निकालनी है, और ये 8 8 दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जब आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है, तो उसके लिए इसकी जो फॉर्मूला है, इसका इसका हमारे पास में इसकी लेंथ का फॉर्मूला, तो वो होता है x² माइनस mn, x² माइनस mn। तो ये हो गया एडी। तो एडी हमारे पास में कितना आएगा? x² माइनस mn। ये चीज ध्यान रख लेना, x² माइनस mn। अब वो बात आती है कि x² माइनस mn में m क्या है और n क्या है और x क्या है। तो x तो हो गई हमारे पास में, जो सेम हमारे पास में जो साइड है ना, सेम साइड क्या है? 8 8 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, तो 8 8 64 माइनस mn क्या होती है? mn होता है ये और ये जो होता है ना, ये और ये जो है ना 7 और 4, तो ये m होता है और ये n होता है, 7 चौक 28। तो क्या हो गया? 8 8 64, 64 में से 28 गया तो हमारे पास में क्या हो गया? 8 14 में से 8 गया तो ये हो गया 6, और ये हमारे पास में गया, हमारे पास 5 5 में 2 गया 3, और ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे एडी स्क्वायर होता है। ठीक है, एडी स्क्वायर, क्योंकि एडी स्क्वायर आपको पता भी कैसे चलेगा वो भी बता देता हूँ। जैसे x हमारे पास में क्या है? x हमारे पास में क्या होता है? सेंटीमीटर में होता है, और ये अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो यूनिट आएगी ना, तो इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास भी यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो एडी स्क्वायर बराबर x² माइनस mn होता है। तो एडी स्क्वायर बराबर 8 8 64, 64 में से 28 गया तो 36, तो एडी स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो एडी बराबर आ गया 6। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये इसका 6 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तो ये तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। लेकिन अगर मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, तो यहाँ पे स्टीवर्ट थ्योरम काम में आएगी। ध्यान रखना, स्टीवर्ट थ्योरम, ये स्टीवर्ट थ्योरम से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है समझना, कि ये हमारे पास मान लो m है, ये हमारे पास मान लो n है, ये हमारे पास मान लो पूरा का पूरा टोटल c है। ठीक है, और ये a है और ये b है और ये हमारे पास मान लो x है। अब हमारे पास मान लो इस x की वैल्यू निकालनी हो, तो x हमारे पास में जो इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो ना, तो हमारे पास में क्या होता है? x² बराबर में क्या होगा? ये इंटू ये, हमारे पास इसका स्क्वायर इंटू n, तो a² n। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² n प्लस b² n, b² n, a² n प्लस b² m। अरे इसको इससे करना, a² n प्लस b² m बराबर m, a² n प्लस b² m। x निकालने के लिए क्या करोगे? a² n प्लस b² n बराबर ये हो जाएगा x² c प्लस mnc। ये टाइप का फॉर्मूला होता है, समझना बड़ी बात को, अच्छे से बताता हूँ वापस से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिखने का मैं x लिखना था, बराबर लगा दिया। चलो वापस से करते हैं एक बार। तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये हमारे पास में ये यहाँ पे मैंने x मान लिया, इसको मैंने m मान लिया, इसको मैंने n मान लिया, इसको मैंने टोटल को c मान लिया, टोटल आ गया ना, टोटल को c मान लिया, और ये हमारे पास में a है, ये हमारे पास b है। तो क्या करो, इसका स्क्वायर करके n से मल्टीप्लाई कर दो, तो a² n। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करके m से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा b² m, बराबर में होता है इसका स्क्वायर करके c से मल्टीप्लाई करो तो x² c, और इसका x² c, ध्यान रखना ना, x² c, और प्लस में क्या करो, m n और c तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, m n c। तो इस टाइप का हमारे पास में फॉर्मूला होता है इसका, स्टीवर्ट थ्योरम का। स्टीवर्ट थ्योरम आपको मेरा मुंह अगर साथ ऊपर में आ रहा है तो देख लेना, स्टीवर्ट थ्योरम का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी लिखना हो तो लिख देता हूँ, a² n प्लस b² m बराबर x² c प्लस mnc। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो आगे। कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट E के ऊपर में इंटरसेक्ट करते हैं AB और CD की कॉर्ड। अच्छे सवाल है, जो कि क्या हो गए, AB और CD के जो कॉर्ड है वो E के ऊपर में इंटरसेक्ट करते हैं एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो ये क्या बोल रहा है, AB एंड CD कॉर्ड है, ये दोनों E के ऊपर में इंटरसेक्ट करते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों ये करते हैं AE हमारे पास में 2 दिया हुआ है, EB हमारे पास में 6 दिया हुआ है,
ईडी हमारे पास में 3 दिया हुआ है, ईडी हमारे पास में 3 दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, डायमीटर की लेंथ निकालनी है। बहुत अच्छा सवाल है, समझना। अगर आप इसको करके बताओ, जो भी सवाल होता है करके बताया करो, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। क्योंकि हर सवाल में ऐसा टेढ़ा लेके आ रहा हूँ ना थोड़ा बहुत, कि कुछ ना कुछ नया हो। आपकी आदत ऐसे लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज की आदत तो आपको लगी चुकी है, थोड़ा बहुत नया होना चाहिए। अब इसके अंदर में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके पास में पूछा हुआ है तो समझो। तो हमारे पास में जब भी हमारे पास में कोई कॉर्ड हमारे पास में ऐसे दो क्रॉस करती है किसी भी सर्कल के अंदर में, तो हमारे पास में अगर इसकी साइड निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ये इंटू इसका मल्टीपल 6 इंटू 2, 2 इंटू 6 बराबर होगा 3 इंटू एक्स। तो एक्स बराबर हमारे पास में आ गया 6 दूनी 12 में से 3 गया तो ये हो गया 4। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू तो आ गई 4, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में अगर ये और ये दिया हुआ हो और हमारे पास में इस सेंटर का हमारे पास में रेडियस निकालना हो, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है समझ लो। रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखना 2 पे अंडर रूट नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले पे अंडर रूट है। ये हमारे पास में रेडियस का फॉर्मूला होता है। रेडियस क्या होगी? हमारे पास एबीसीडी क्या है? ए बी सी डी, ये चारों में से कुछ भी मान लो। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, इन चारों का ये होता है। तो हमारे पास में ये वैल्यू होती है। तो अंडर रूट ये हो गया 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 छक 36। कुल मिला के सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है, बटा हो गया 2। तो 16 और ना 25, 25 और 4 29, 29 और 36 हो गया 65। तो ये हो गया अंडर रूट 65/2। लेकिन जल्दबाजी क्या करोगे आप? ये करोगे, और ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि हमें तो व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होता है? इसका डबल होता है। डबल होता है तो मतलब ये हो गया, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 65, ठीक है। चलो आगे 23वां सवाल, tan 9 डिग्री बराबर इतना है। देन द वैल्यू ऑफ द दिस इक्वेशन, मुझे बताओ। इस यहाँ 81 लिखा है, यहाँ 81 लिखा है, तो इसको भी 81 कर देते हैं। और आपको पता है कि tan 9 का वैल्यू, और हम लोग अगर 81 करने का चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? tan 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट, हम लोग क्या करते हैं समझना, tan 9 को हम लोग cot 9 करके हम लोग इसका उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि tan से cot क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो q बटा p कर सकते हैं। और cot 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot 9 को tan 81 भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है, q बटा p। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? cot 9 लिख दिया हमने उल्टा करके, और cot 9 को ही तो हम लोग tan 81 लिखते हैं, बात तो वही है ना, क्योंकि 90 हमारे पास में दोनों का सम 90 हो रहा है, तो cot को tan में चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर 81 बटा cosec स्क्वायर 81, ये दोनों 81 हो गया। अब sec को 1 अपॉन cos लिखते हैं, cos को 1 अपॉन sin लिखते हैं, तो sin स्क्वायर 81 बटा cos स्क्वायर 81। और ये दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर 81। तो tan की वैल्यू हमारे पास में है, tan 81 की q अपॉन p है, तो ये q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, बस आंसर आ गया, ठीक है। इजी भी रखे हैं, हार्ड भी रखे हैं। अब ये सवाल मैंने पिछले ही मॉक टेस्ट 2 में करवाए हैं, लेकिन मॉक टेस्ट 2 से थोड़ा सा वो है कि उसके अंदर में जमाया हुआ था, और इसमें थोड़ा जमाना पड़ेगा। करवाया है ना मैंने। अब आप ये मत बोलना कि करवाया नहीं है, क्यों करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी गलती है, क्योंकि समझा मैंने वहां दिया, अब मैं समझाऊंगा नहीं बार बार। यहाँ पे आपको ऐसे सवाल में क्या करना रहता है, जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ और एबीसी दिया हुआ और आपको किसी चीज की वैल्यू पूछे, तो यहाँ पे एबीसी चाहिए। एबीसी चाहिए तो कैसे निकालोगे? मैंने कल क्या बताया था? इस टाइप का बताया था, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी? एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स बराबर 1 सेकेंड ना। तो हमारे पास में क्या हो गया? एक्स बराबर ए हो गया, वाई बराबर बी हो गया, और जेड बराबर सी हो गया, ठीक है। एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी और जेड बराबर सी। तो हमारे पास में यहां से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास अगर तीनों का सम 0 है और स्क्वायर 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 है, तो ये तीनों पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर ये तीनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज और है कि अगर सम 0 करना है तो ये तीनों को 0 होना पड़ेगा इंडिविजुअली, और तीनों को मैंने 0 के बराबर किया तो ये वैल्यू आ गया। तो इस तरह की फॉर्म होती है, और इस पूरी इक्वेशन को इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। ये जो कॉन्स्टेंट 3 दिया है ना, इस 3 को उसी पार्ट में डिवाइड होगा कि ये तीनों स्क्वायर बन जाए, ठीक है। ये तो मैंने पूरा समझा दिया, लेकिन अब हम लोग करेंगे कैसे? करने का मैंने सीधे सीधे सिंपल सा ट्रिक क्या बताया है कि आप क्या करो, स्क्वायर स्क्वायर वाले को तो इधर साइड में रखो, और बाकी नंबर को तो तेल लगाना दो, उसको तो कुछ लगना ही नहीं है, ठीक है। उसको तो हम लोग को कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया बराबर हो गया हमारे पास में। तो मैंने क्या बताया? तो मैंने बताया है कि हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारे पास में सी मतलब हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर वाले तो चीज हम लोग को लेफ्ट साइड में रखनी है, तो 64 सी स्क्वायर।
अब हमारे पास में जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एबीसी को हम लोग करना राइट साइड में रखेंगे, तो एबीसी में क्या हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, और हमारे पास में ये हो गया सी मतलब -16c, तो ये हो गया -16c। लेकिन मैंने एक ट्रिक क्या बताया था, मैंने बताया था कि एबीसी के साथ में एबीसी वाली जो टर्म है ना, इनके बाहर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर हम लोग को ना 2 रखना है, 2 ब्रैकेट के बाहर 2 रखना है, बाकी सबको अंदर भेज देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब में 2 रखेंगे, तो 2 इसमें से बाहर निकला हुआ है, लेकिन इसमें से हम लोग 2 बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन चुकी है, बस ये हमारे पास में इक्वेशन बन चुकी है, a² + b² + 64c² + 33। बस इतना सा करना है हम लोग को, ये हम लोग को बाहर 2 रखना है, ध्यान रख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है कितना है 1, और यहाँ पे जो a² का कोफिशिएंट है वो है 1, तो इनका डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास में a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू निकालनी होगी, तो b का कोफिशिएंट है 1, बी का कोफिशिएंट है यहाँ पे b² का कोफिशिएंट है 1, एक की ये होगी 1। सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सी का कोफिशिएंट है -8, c² का कोफिशिएंट है 64, तो हमारे पास में हो गया -1/8। तो ये हो गया एबीसी की वैल्यू। अब हम लोग को ये निकालनी है, सीधा सीधा करो, 4 इंटू 1⁷ प्लस 1⁷ प्लस 1⁷ प्लस 8 इंटू इसका स्क्वायर हो गया 1/8 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 से ये कट गया 8 बार, ये हो गया 4 और 1 5, 5 से ही 1/8, 5 से ही 1/8, ये हमारे पास में आंसर। अंडरस्टूड। चलो आगे। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है किसी भी पिरामिड के बेस का, इस एक पिरामिड का बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऑफ साइड 10√3 साइड का हमारे पास इक्विलेटरल। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज इतना देन द हाइट ऑफ इट्स। तो यहां पे मुझे बताओ, यहां से लगाकर यहां तक अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्कल खींचे, समझना मेरी बात को, सर्कल का कोई यूज नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर डालते हैं ना, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर सर्कल के परपेंडिकुलर जाएगा, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास में इन रेडियस होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो सेम जगह से सब जगह से सेम है, तो अगर सेम डिस्टेंस पे तो ये इन रेडियस होती है, इन रेडियस। तो ये इन रेडियस अगर हम लोग को पता है, और ये हमारे पास में आपको 3D के अंदर में मैं थोड़ा बनाऊं, तो 3D के अंदर में ये इस तरह से जाएगा L, और ये हमारे पास में आएगा हाइट H, ठीक है, ये हमारे पास में आएगा हाइट H, ये हमारे पास आएगा हाइट H, और ये हमारे पास हो गया L, ये L है, ये H है, और ये R है। तो हमारे पास असली फॉर्मूला क्या होगा, L² बराबर H² प्लस R², ये होता है। और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर में, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में R की वैल्यू क्या होती है, R बराबर होता है a/2√3, पता है ना। तो R बराबर क्या होगा, a कितना है 10√3, ये हमारे पास इन रेडियस से, ध्यान रखना इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला ये होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला R की वैल्यू होती है a/√3, ध्यान रखना, लेकिन ये अभी यहाँ पे काम का नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर प्रॉपर्टीज बतानी हो तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ यहाँ पे अच्छे अच्छे तरीके से। एक चीज और बता देता हूँ, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये भी हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि कोई भी अगर इनसाइड पॉइंट है, अगर बोले कि कोई भी इनसाइड पॉइंट है और ये यहाँ से H1 H2 और H3 दूरी पे है, H1 H2 और H3 दूरी पे है, अगर हम लोग को इसकी टोटल H हाइट निकालनी है तो हाइट बराबर होता है H1 + H2 + H3, ये चीज ध्यान रखना। एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, a² होता है, ये चीज ध्यान रख लेना। और यहाँ पे ना मीडियन वगैरह सब कुछ है ना सेम ही होती है, सेम लाइन ही होती है, ये भी मैंने बता दिया है। और एक चीज और बता दूं, √3/2a होती है इसकी हाइट, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और तो क्या बताए, और कुछ नहीं बताना है, ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने। चलो आगे। तो ये हो गया हमारे पास में 10√3/2√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया R बराबर 5, तो R की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है, 5² प्लस H निकालना है ना, ऊंचाई निकालनी H²। अब हम लोग को चाहिए L के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो 5 आते ही हम लोग है ना, यहाँ से ऑप्शन में देखो ना 5 12 13 वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो 12, तो हमारे पास 5 12 13 हमारे पास में होता है ना, तो ये शायद 13 आ गई, तो ये आज 12 आ जाएगा। अंडरवुड भी हो सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, हो भी नहीं सकता, क्यों बताओ, क्यों नहीं हो सकता, कि ये 5² 25, अगर ये अंडरवुड आएगा, आ सकता है, हो सकता है, सारा हो सकता है, लेकिन ध्यान रख लेना कि कर लेते हैं। इतना क्या है, हमारे पास टोटल हमारा सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, बेस का एरिया। तो मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालने का मैंने क्या बताया था, किसी भी पिरामिड को अगर आपको काम करना हो ना, तो आप हमेशा कोन लेके करो। मैं ऐसे सब क्यों बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर लूंगा, लेकिन आपको क्या आगे आता नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। कोन को लो एक बार, और कोन का हमारे पास में क्या, कोन के जैसे ही पिरामिड होता है, कोन को हम लोग देखो कि चारों ओर का एरिया निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πRL। और πR को मैं देख सकता हूँ 2 × 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 × 2 × 2 ये लिख दिया, तो 1/2 इंटू ये हो गई हमारे पास पेरीमीटर,
पेरीमीटर इंटू एल, यही होता है ना फॉर्मूला। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो गया 10√3 10√3 10√3, तो हो गया 30√3 इंटू एल। एल हमारे पास में कितना है ये हम लोग को निकालना है, एल प्लस बेस का एरिया। बेस का एरिया तो हमारे पास में तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल के बेस का एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर हो गया 100 इंटू 3 हो गया 100 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 25 25 75 75√3, ठीक है 25 75√3। अब हम लोग इसको थोड़ा काट देते हैं, तो ये हो गया 15√3 और ये टोटल सरफेस एरिया हम लोग को क्या देता है 270√3। तो √3 ये तीनों के तीनों कट गया। अब 277 में से 270 में से 75 गया तो हमारे पास में कितना बचा, ये बना हमारे पास में 195। 195/15 करेंगे तो ये हमारे पास हो गया एल। तो ये हो गया हमारे पास में एल बराबर आ गया 15 के 15 15 15 45, तो ये हो गया एल बराबर 13। तो एल बराबर 13 तो 5 12 13 होता है ना, तो एच बराबर आ गया 12। तो ये हमारा हो गया आंसर। अंडरस्टूड, सब कुछ समझ में आया? अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। रुको, जाना नहीं है, जाना तो है ही नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। जल्दी से जल्दी क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। फ्री पीडीएफ के लिए आपको इसकी पूरी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा सुदर्शना के टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस मॉक चल रहे हैं, उसके 4 मॉक आ चुके हैं, आज रात को 5वां मॉक आने वाला है। तो अगर आपको मॉक वगैरह के पे प्रैक्टिस करनी है पूरी की पूरी नए पैटर्न के साथ में, प्रोबेबिलिटी भी, स्टैटिस्टिक भी और स्टेटमेंट बेस के सवाल भी, आज भी मैंने स्टेटमेंट बेस के सवाल डाला, तो आपको ये मॉक कैसा लगा, क्या आपको इसकी क्वालिटी मॉक लगी कि नहीं लगी? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूर करना। और पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, प्रैक्टिस मिल जाएगी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और वन शॉट सीरीज चल रही है, तो वन शॉट के अंदर में मैंने जितने भी चैप्टर कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा दिए हैं, ठीक है। और बाकी सर्कल का वन शॉट की बहुत ज्यादा डिमांड है, मुझे पता है कि मैं लेट कर रहा हूँ सर्कल के वन शॉट के लिए, लेकिन क्या करना मैं, अब मैं थोड़ा सा काम से बाहर आया हुआ था, लेकिन अब मैं आपको वन शॉट उसका सर्कल का भी जल्दी दे दूंगा, प्री के पहले दे दूंगा, मेरा वादा था तो वादा मैं निभाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। उसका पीवाईक्यू सीरीज है, पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है, तो वो भी आपको करना है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू। और आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, और मुझे बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।